ग्रुप डी में पास होने का जुगाड़ हम अभी तक की क्लासों से कर चुके हैं। आज यानी कि 30 जुलाई से आपकी बे क्लासें स्टार्ट हो रही है ताकि आप मेरिट लिस्ट से बाहर नहीं हो सके। नमस्कार, उपकार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इस बार आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी हम एक मास्टर प्लान के तहत कर रहे हैं, जिसमें हमारा ये टारगेट है कि सर इस बार हम मैथमेटिक्स में 25 में से 25 क्वेश्चन राइट करें। और बिल्कुल आप राइट करके आओगे जो मास्टर प्लान है उसके तहत। आपने देखा कि हम किस तरीके से मास्टर प्लान को फॉलो कर रहे हैं। हम मास्टर प्लान का 1 से 2 मिनट में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिएगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सर आज का जो आपके पास है चैप्टर रहेगा, वो चैप्टर रहेगा आपके पास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। इसको कंप्लीट चैप्टर को हम टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे और आप ये देखोगे कि टाइप बिल्कुल अपडेटेड है आपके पास है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई टाइप है तो वो है टाइप नंबर 4, इसलिए मैंने स्क्रीन पर टाइप नंबर 4 को लिखा है। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा आपके पास है टाइप नंबर 5, क्योंकि इसके क्वेश्चन भी एग्जाम में खूब देखने को आपको मिलते हैं। तो इस तरीके से सर हम आज की क्लास की शुरुआत करेंगे किस चैप्टर के साथ में। आज की क्लास की शुरुआत करेंगे सर हम निर्देशांक ज्यामिति के साथ में। क्लियर है। अब हम 1 से 2 मिनट सिर्फ पिछला जो मास्टर प्लान था उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। आज से 15-20 दिन पहले हमने इस मास्टर प्लान को बनाया था और आपसे ये कहा था कि मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपको मैं इस बार 25 में से 25 क्वेश्चन राइट करवाऊंगा। और आज 30 जुलाई है, 30 जुलाई है। 3 अगस्त से पहले मैं आपसे ये कह दूंगा कि अब आपकी तैयारी पूरी है, अब आप जाओ। मैंने 25 में से 25 क्वेश्चन आपके तैयार कर दिए। अभी तक आज की क्लास सहित हम कम से कम 19 और अधिकतम 21 क्वेश्चन तैयार कर चुके हैं आज की क्लास सहित। लेकिन आप तो ये मान के चलिएगा कि हमारी तो किस्मत अच्छी है सर, इसलिए 25 में से कितने क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए? 21 क्वेश्चन तैयार कर लिए। कैसे कर लिए सर? सबसे पहले हमने उन चैप्टरों को छेड़ा है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और फिर उनको टाइप बाय टाइप पढ़ा है और फिर डिसीजन लिया है कि एक टाइप तो कम से कम इनमें से आएगा ही आएगा। जैसे हमने जो हमारा कोर्स है, क्रैश कोर्स है, इसकी जो शुरुआत करी थी वो शुरुआत करी थी औसत से। औसत को फुल अपडेटेड टाइप बाय टाइप पढ़ा था, फिर ये डिसीजन लिया कि एक क्वेश्चन तो फंसेगा ही फंसेगा। यानी 25 में से एक क्वेश्चन तो हमारा तैयार हो गया। अब हमको भगना है सिर्फ और सिर्फ 24 क्वेश्चनों के पीछे। फिर उसके बाद में इस तरीके से हमने संख्या पद्धति पढ़ा। फिर ये डिसाइड किया कि कम से कम एक, अधिकतम हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाए। फिर हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा, फिर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा यानी सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, एचसीएफ, एलसीएम। इस तरीके से परसेंटेज, लाभ हानि, कंप्लीट हम सभी चैप्टरों को पढ़ते 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 माध्य माध्यिकार आज हम पहुंच चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक। और आज की क्लासों तक आपके कितने क्वेश्चन आने के चांस है? आपके पास है 21 क्वेश्चन आने के चांस है। अभी हमारे पास है 4 क्वेश्चन और बचते हैं। अब वो 4 क्वेश्चन कहां से हम सर्च करेंगे? तो अभी देख, हमारे पास आज 30 जुलाई भी है, 31 है, 1 तारीख और 2 तारीख, 4 दिन है। तो 4 दिन में मैं आपको 4 से 5 क्लासें अपलोड करूंगा, उसमें आपके पास में ये 4 से 5 क्वेश्चन भी आ जाएंगे। यानी कि 3 अगस्त से पहले मैं आपको 2 अगस्त को बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर दूंगा कि अब आप जाइएगा, मैंने मास्टर प्लान पूरा किया है, अब आप पेपर दीजिएगा अपना। इस बात की मैं गारंटी देता हूं आपको, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप ये चाहते हो कि सर हम ये सारे चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है। आप प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल पर, किस नाम से? आरआरबी ग्रुप डी क्रैश कोर्स 3.0 के नाम से। आप वहां जाकर के इन सभी चैप्टरों को, 18 चैप्टर और बाकी के मैंने नाम नहीं लिखे, आप पढ़ नहीं सकते हो, बल्कि विथ पीडीएफ। और पीडीएफ भी हर चैप्टर की 2-2, एक प्रिंटेबल और एक स्मार्ट बोर्ड की सॉल्यूशन सहित मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर रखी है। यानी कि ये चैप्टर मैंने फॉर्मेलिटी नहीं करी है, बहुत ईमानदारी से पढ़ाया है। तो आपका काम यह है, अगर आपको क्लासें देखनी है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, इसी नाम से प्लेलिस्ट है, क्लासें वहां मिलेगी। और अगर आपको पीडीएफ से पढ़ना है कि सर हमारे पास टाइम कम है, पीडीएफ से पढ़ना है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर इन सभी चैप्टरों के आपको पीडीएफ अवेलेबल है, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास में क्या चैप्टर रहेगा सर? आज की क्लास का आपका चैप्टर रहेगा, आपके पास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति। हम फिक्स पॉइंट पढ़ेंगे
जो बिल्कुल अनिवार्य है कि सर यही पॉइंट पढ़ने हैं, इनसे हमारा काम हो जाएगा, बस इतने से पॉइंट आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके पास है, देखिएगा इस स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे रहा है, इसको आप समझिएगा। स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? सर एक आयताकार निर्देशांक प्रणाली आपको दिखाई दे रही है। क्या होती है आयताकार निर्देशांक प्रणाली? आपके पास है, आप ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो क्या, कि सर ये वाली जो लाइन है ना आपके पास है, ये एक्स की लाइन कहलाएगी। यानी सर हम इसको एक्स अक्ष बोलेंगे, और ये क्या है आपके पास है सर, ये हमारे पास है वाई अक्ष है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो। और ये भी आप जानते हो कि सर ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं ना वो आपके पास है 0 0 होते हैं। वो क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। अगर यहाँ से हम इधर जाएंगे तो प्लस में जाना है, और अगर हम यहाँ से इधर जाएंगे तो हम जाते हैं किसमें? माइनस में। यहाँ से ऊपर अगर हम नंबरिंग करेंगे तो प्लस में करेंगे, यहाँ से नीचे अगर हम नंबरिंग करेंगे तो हम माइनस में करेंगे। ये बात आप पहले से भी जानते हो, क्योंकि हमने बचपन में इतनी मैथ तो पढ़ी है कम से कम, तो इस पे तो ज़्यादा टाइम हम खराब करेंगे नहीं। अब हम ये मान लेते हैं कि सर यहाँ पर कोई एक बिंदु है, और बिंदु क्या है आपके पास? सर ये 3 है और ये 4 है। तो 3 है 4 है, इसका मतलब क्या है कि सर एक्स पर तो आपको 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3 3 चलना है। तो एक्स पर तो कितने चले आप? सर थोड़ा सा पीछे बना लीजिए आप, अगर यहाँ है तो सर एक्स पर तो चले आप कितना? 3। और बाई पर कितना चले मान लीजिए आप? 4। तो आप ये कह सकते हो सर ये जो बिंदु है ना इसके निर्देशांक 3 और 4 है। 3 क्या है? एक्स का मान है। 4 क्या है आपके पास है? बाई का मान है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि सर x को हम क्या बोलते हैं, तो x जो होता है ना आपके पास है, जैसे हम इसको x लिख देते हैं और इसको हम y लिख देंगे, तो x का जो नाम होता है वो नाम होता है आपके पास है भुज। इसे हम भुज बोलते हैं। और ये जो y है ना, इस y को हम बोलते हैं कोटि। इस y को हम क्या बोलते हैं? कोटि। ये तो अक्ष है, लेकिन अगर ये हम निर्देशांक है, और निर्देशांक पे अगर लिखते हैं तो 3 क्या है आपके पास है? भुज है। और 4 क्या है आपके पास है? कोटि है। इस बात को ध्यान रखिए। अब आप ये कहोगे ये भुज कोटि का क्या लफड़ा है, तो कोई लफड़ा नहीं है, आप एक क्वेश्चन से समझ जाओगे। जैसे देखिएगा, ये क्वेश्चन है आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है आपके पास है कि कोई एक बिंदु है P, बिंदु P है आपके पास है 7 और -3 के भुज और कोटि में क्या अंतर है। अब आप आराम से कह सकते हो कि सर पहली जो संख्या होती है इसको तो हम भुज बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। और जो दूसरी संख्या होती है ना इसको हम कोटि बोलते हैं। और क्वेश्चन ने कहा है कि भुज और कोटि में, तो भुज का मान कितना है? 7, अंतर का मतलब माइनस होता है, और कोटि का मान कितना आपके पास है? -3 है। तो जब आप इसे सरल करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 + 3 यानी कितना हो जाएगा आपके पास है? 10 हो जाएगा। किस ऑप्शन में आपके पास है? डी ऑप्शन में। काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। कैसे कर देते हैं कि सर ये भुज है और ये कोठी है, तो आपके पास है 4 आंसर और 4 ऑप्शन में मिल जाएगा। आप यहां देखिएगा भुज और कोठी में क्या अंतर है। अब ये आपके पास है 10 कैसे आया है? सर 10 हमारे पास है ऐसे आया है कि ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास है भुज, भुज कितना आपके पास है? 7 है। इसका मतलब यह है 7 में और -10 में। यानी सर अगर हम मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन है, और ये है आपके पास है प्लस का तो 7 है, और माइनस का क्या है? 3 है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये बताइए यहाँ पर आपके पास है 0 है, यहाँ पर क्या है? 0 है। तो इसके और इसके बीच में कितना अंतर है? तो इसके और इसके बीच में सर 10 का अंतर है। लेकिन अगर ये 3 यहाँ पर होता ना, प्लस का 3 होता, तो इसके और इसके बीच में कितना अंतर होता? आपके पास है 4 होता। आप तो और भी सिंपल सी भाषा में ये समझ लो कि अंतर कहते हैं हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने को। यानी कि एक माइनस का निशान पहले से रहता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, ये माइनस का निशान तो पहले रहेगा, और माइनस का फिर भी है, तो इसलिए हमारे पास है 10 आएगा। ठीक है, आइएगा वापस से। तो सर हमने इसमें क्या क्या चीज जानी? सर हमको इसके अंदर कुछ भी नहीं जानना है, बस ये जानना है कि अगर ये कोई बिंदु है आपके पास है P, कोई बिंदु क्या है आपके पास है? सर P है। तो इसे तो हम कहेंगे भुज x के मान को, और y के मान को हम कहेंगे कोठी। बस इतना सा आप समझ लीजिएगा। बाकी अगर आप ये कहोगे कि सर इसमें क्या आता है, तो आप भी जानते हो कि इसमें टोटल आपके पास है प्लस के रहते हैं, x भी प्लस का रहता है, y भी प्लस का रहता है। अगर हम इस वाले चतुर्थांश में बात करें, चतुर्थांश बोल सकते हैं इसको, ये कौन सा चतुर्थांश है आपके पास है? फर्स्ट। ये कौन सा चतुर्थांश है? सेकंड। और ये कौन सा चतुर्थांश है आपके पास है? थर्ड। और ये कौन सा आपके पास है? सर ये हमारे पास है फोर्थ चतुर्थांश है। 4 चतुर्थांश होते हैं आपके पास। ये तो प्लस प्लस है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ
ऊपर एक्स ही प्लस का होता है और वाई प्लस का होता है। अगर हम इस साइड में बात करें, इस साइड में अगर कोई डायग्राम बनाओगे तो इस लाइन से बनाओगे तो वाई तो आपके पास प्लस का रहेगा, वाई तो प्लस का रहेगा, लेकिन एक्स का मान यहां से लोगे तो ये माइनस का रहेगा। यानी सर इसमें माइनस और प्लस चलता है, इसमें देखो दोनों ही माइनस है, ये माइनस है ये माइनस है, तो माइनस माइनस चलेगा आपके पास। इसमें क्या चलेगा सर, एक माइनस का चलेगा और एक प्लस का चलेगा। तो इस तरीके से हमारे पास से क्या हो गए सर, इस तरीके से ये चार और चतुर्थांश में हमने ये भी बात कर ली हंसते हंसते कि प्लस प्लस किस में आते हैं और माइनस माइनस किस में आते हैं। क्लियर है। और ये जो मूल बिंदु होता है, इस मूल बिंदु के निर्देशांक कहाँ से शुरू होते हैं, 0 0 से होते हैं। आइएगा, अगर 0 0 से शुरू होते हैं तो इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन मूल के निर्देशांक है। आप बताइए मूल के निर्देशांक कौन है, तो आप ये कहोगे सर 0 0 है। कौन है आपके पास है, 0 0 है। चलिएगा फिर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 तक कर चुके हैं, बस इतना ही जानना है आपको, मैं ये बता देता हूं, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, बिल्कुल बच्चों के जैसा चैप्टर है ये। आप आ जाइएगा 3 नंबर पे। 3 नंबर क्या है आपके पास है सर, 3 नंबर का ये है आपके पास है, ये कोई संख्या की कोटि और भुज बराबर है, तो आपको ये बताना है कि इसमें के का मान कितना होगा, यानी इनके बीच में बराबर का निशान आपको लगाना है। तो कोटि का मान कितना आपके पास है, के है, बराबर का निशान, और भुज का मान कितना आपके पास है सर, हमारे पास है कोटि और भुज बराबर है, तो आप चाहो तो पहले कोटि को लिख सकते हो। कोटि कौन सी है आपके पास है सर, ये है 2k माइनस के 1, और बराबर है आपके पास है भुज, भुज का मान कितना आपके पास है, के है। करना क्या है यहाँ से सर, कुछ नहीं करना, आप पक्षांतरण करिए, तो इसको इधर लाओगे तो किसको हो जाएगा, माइनस का, तो 2k में से आप k घटाओगे तो केवल k बचेगा आपके पास है, बराबर का निशान, ये एक आपका इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी आप ये कह सकते हो प्लस का 1। तो k का मान आपके पास आ गया प्लस का 1, जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनाने हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि बिंदु -2 और 4 किस चतुर्थांश में होंगे, ये किस चतुर्थांश में, तो आप ये बताइएगा। आपने ये निर्देशांक प्रणाली बना ली, ये कह रहा है कि ये x का मान होता है आपके पास है, ये y का मान है, -2 है, तो ये -2 है, तो -2 कहाँ पर होगा आपके पास है, लगभग यहाँ होगा, और ये है आपके पास है +2, इसका मतलब ऊपर जाएगा, ये इसका मतलब कहाँ जाएगा आपके पास, ऊपर जाएगा, और ये +2 क्योंकि ये y का मान है आपके पास, ये किसका मान है आपके पास है, x का मान है, और ये किसका मान होता है आपके पास है, y का मान होता है। तो आप ये बताइए x किसका होता है, माइनस का, और ये किसका होता है, इसमें प्लस का, तो ये पहला चतुर्थांश, ये कौन सा वाला चतुर्थांश है, दूसरा वाला, तो क्या आंसर होगा आपके पास सर, ये सेकंड चतुर्थांश में स्थित होंगे। क्लियर है आपके पास, ठीक है। तो आइएगा अगले क्वेश्चन पे, जो कि एनटीपीसी का क्वेश्चन है आपके पास है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्स अक्ष के सापेक्ष बिंदु 7 और 8 का परावर्तित प्रतिबिंब ज्ञात करिए। अब रीजनिंग पढ़ते हो, मैं ये मानता हूँ रीजनिंग में आपने इतना तो पढ़े होंगे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। इसने कहा कि एक्स जो अक्ष है ना आपके पास है, जैसे मान लीजिएगा आपके पास है ये, और इसका क्या नाम है सर, ये ही तो हमारे पास है एक्स अक्ष होता है, ये तो होता है हमारे पास है। क्वेश्चन ने कहा कि इसके सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब है कि आपने यहां इस तरीके से एक क्या रख दिया, दर्पण रख दिया। ये क्या है आपके पास सर, ये हमारे पास है एक दर्पण है, ये क्या है हमारे पास, दर्पण। अगर ये दर्पण है तो आप ये बताइएगा इसका प्रतिबिंब आपको देखना है, तो ये लाइन तो ऐसे कैसे ही दिखेगी भाई, जो सीधी लाइन है उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। आपने इसके सापेक्ष अगर दर्पण लिखा है तो ये डंडी तो ऐसे कैसे ही दिखेगी, सीधी के सीधी, तो सर इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सर 7 का तो 7 रहेगा, और तो बस यही आंसर है, डी ऑप्शन। बाकी आपको चेक नहीं करना, -7 नहीं होगा, क्योंकि -7 आप ये बताओ, दर्पण आप यहाँ लगा रहे हो, यूं देख रहे हो, तो यहाँ की संख्या वहां कैसे चली जाएगी, नहीं जाएगी ना, तो सर -7 नहीं हो सकता, -7 नहीं हो सकता, और ये भी गलत है, तो वो आंसर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सर ये जो है ना आपके पास है, ये बाई का मान है, ये बाई हम ये मान लेते हैं +8 यहाँ पर है, तो +8 यहाँ पर है, आप दर्पण में देखोगे तो ये -8 दिखेगा आपको, ये क्या दिखेगा आपको, -8 दिखेगा, ठीक है ना, केवल ऊपर नीचे की संख्याएं बदलती है। तो हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास है डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से हम पढ़ चुके हैं टाइप नंबर 1। मैंने कहा ना बच्चों जैसा चैप्टर है, किसी भी तरह की कोई आपको परेशानी इसमें नहीं देखने को मिलेगी। क्लियर है निर्देशांक ज्यामिति का टाइप नंबर 1? अगर टाइप नंबर 1 क्लियर है तो अब हम चलते हैं टाइप नंबर 2 पर। टाइप नंबर 2 में छोटे मोटे टपोरी से फॉर्मूले आपको याद रखने हैं बस। सबसे पहले क्या है सर, डिस्टेंस फॉर्मूला है, दूरी के सूत्र है। दूरी के सूत्र में से ये वाला जो फर्स्ट है ये तो बहुत कम काम आता है आपके पास है,
कैसे है, इसका क्या नाम है सर, मूल बिंदु से कोई बिंदु है एक्स वाई उसकी दूरी का है। जैसे मूल बिंदु आप जानते हो ना, मूल बिंदु कहाँ पर होता है आपके पास, बिल्कुल सर हम जानते हैं मूल बिंदु यहाँ पर होता है। जैसे यहाँ से मान लीजिए आपने कोई बिंदु यहाँ खींच लिया इस तरीके से, तो ये आपके पास है, ये बिंदु है एक्स है, और क्या है आपके पास है सर, यहाँ एक्स और वाई है, ये क्या है आपके पास एक्स और वाई, और इसके क्या होते हैं आपके पास है, 0 0 होते हैं। तो मूल बिंदु से अगर आपकी यहाँ से डिस्टेंस पूछी जाए तो आपको अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लगाना है। एक्स का मान क्या है आपके पास, ये भुज, बाई का मान क्या है, कोटि है, ठीक है। लेकिन हम इसका कम यूज करते हैं, बल्कि हम यूज करते हैं इस बी वाले का। बी वाला क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, बस इससे रटा मार लीजिएगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे, जैसे सर एक बिंदु यहाँ पर है और आगे चल करके मान लीजिए एक बिंदु आपके पास यहाँ आ गया, और ये है आपके पास है x1 और क्या है आपके पास y1। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस आपसे पूछा जाएगा वो दो बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस इस वाले डायग्राम, इस वाले फॉर्मूले से हम निकालते हैं। क्या है ये वाला फॉर्मूला, आइएगा इसी को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सर दो बिंदु, यानी हम ये कह सकते हैं कि सर एक बिंदु है हमारे पास है x1 और दूसरा क्या है आपके पास है y1। हमारे पास है एक बिंदु ये है, और दूसरा जो बिंदु है वो है हमारे पास है x2, और क्या है आपके पास है सर, हमारे पास है y2 है। आपसे ये पूछा कि ये जो डिस्टेंस है आप ये बताइए इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। अगर आपको ये दूरी निकालनी है तो अंडर रूट का लगाइएगा आप निशान। अब आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे तो इसको ऐसे लिख दो कि सर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस का निशान, ये है आपके पास y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, चाहे तो ऐसे लिख दो, और चाहे आप इसी फॉर्मूले को ऐसे लिख दो अंडर रूट का निशान, या फिर सर हम इसको ऐसे लिख दें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस है आपके पास है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों के दोनों एक ही बात है। इसको मत घबराइएगा कि सर x2 को पहले याद करना है x1 को बाद में याद करना, सेम लैंग्वेज है। कहने का मतलब ये है कि सर हमने इसको ये कैसे लिखा, इसलिए लिखा कि आपको इन दोनों निर्देशांकों के बीच का अंतर लेना होता है। जब आप अंतर का स्क्वायर करोगे ना तो वो पॉजिटिव ही रिजल्ट देता है, यानी अगर माइनस में भी आएगा तो वर्क करने पर प्लस बन जाएगा। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको x1 पहले लिखना है या फिर x2 पहले लिखना है। बस आप ये बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी पड़े, क्योंकि आगे चल के हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तब जरूरत पड़ेगी आपको, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए केवल आप इसको याद रखिएगा। और ये मूल बिंदु से अगर कोई दूरी पूछ ली जाए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आप यूज करोगे। आइएगा एक क्वेश्चन से हम बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, क्या क्वेश्चन है आपके पास। सर क्वेश्चन हमारे पास है ये है कि बिंदु ए और बी के बीच की दूरी बताइएगा। दो बिंदु है आपके पास, एक बिंदु ये रहा आपके पास, एक बिंदु ये रहा, और इनके बीच का डिस्टेंस आपसे पूछा है। मैंने क्या कहा कि दूरी कैसे निकालोगे, आप अंडर रूट का लगाओगे निशान। अंडर रूट का क्या लगाओगे, निशान। अंडर रूट का निशान लगाओगे, सबसे पहले x2 माइनस x1 सिर्फ लिख लो। आप बताइए 6 में से 4 घटाओ, वो सॉरी 6 में से अगर आप 2 घटाओगे तो 4 बचेगा, तो 4 का क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है, प्लस का निशान। आप 8 में से कितना घटाओगे, 5, तो 3 बचेगा, 3 का क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, चलिए एक बार लिख लीजिए, 3 का स्क्वायर करना है आपको। तो सर इस तरीके से हम ये कह सकते हैं, वैसे तो 3 4 5 का रेशियो होता है, लेकिन फिर भी लिख दीजिए ये 16 प्लस 9 25, और 25 में से कितना वार आएगा आपके पास सर, 25 में से हमारे पास है 5 वार आएगा। बहुत ही इजी होता है इस फॉर्मूले को लगाना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन छोटी मोटी रहती है, बल्कि अगर हम प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं तो उसमें कितनी बुरी बुरी कैलकुलेशंस आती है। तो हम ये कह सकते हैं सर अगर कभी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है तो पहले x वाले बिंदु देखो, ये x है ये x है, तो 2 में और 6 में कितना अंतर है, 4, तो 4 का वर्ग कितना हो गया आपके पास है 16, यानी 4 का वर्ग कर दो प्लस। आप बताइए 6 में और 8 में कितना अंतर है, 3 का, आप 3 का वर्ग कर दीजिएगा, तो फिर इसका मान 16 इसका मान 9, तो अंडर रूट 25, 25 में से कितना बार आएगा आपके पास है 5 बार आएगा। तो दो बिंदुओं के बीच आप आराम से इसे लगा पाओगे, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 2 में। अभी तक हमने टाइप नंबर 1 पढ़ा, टाइप नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा देख लो आप आराम से। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन दर्पण का आ गया, और 6 नंबर में सिर्फ एक फॉर्मूला जो कि आपको दूरी का याद रखना है दो बिंदुओं के बीच का। आइएगा हम अब चलते हैं टाइप नंबर 2 पे। टाइप नंबर 2 में फिर से हम पढ़ेंगे क्या चीज सर, देखिएगा टाइप नंबर 2 मैंने अभी पढ़ाया वही सेम आ गया आपके पास है रिवाइज करने के लिए। सर टाइप नंबर 2 में आपको क्या याद रखना है सर, ये हमारे पास है फर्स्ट फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला और ये क्वेश्चन, ठीक है।
ये था ना टाइप नंबर 2 आपके पास। एक मिनट यार, टाइप नंबर 2 को 2 बार कैसे ले लिया? चलो कोई बात नहीं है। टाइप नंबर 2 देखो, टाइप नंबर 2 ही चल रहा है हमारे पास है, ये टाइप नंबर 2 है। टाइप नंबर 2 का ये फॉर्मूला, एक क्वेश्चन तो हमने यहाँ कर लिया 6 नंबर का। अब 7 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ आएगा। ये 2 बार लिख दिया, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हम इसको मिटा ही देते हैं। ये कंफ्यूजन अपन को रखना ही नहीं है, चैप्टर को बड़े प्यार से पढ़ना है। 6 और 6 के बाद में अगला क्वेश्चन सर हमने अभी तक क्या पढ़ा, दूरी फॉर्मूला पढ़ लिया। देखो टाइप नंबर 2 में हम इस फॉर्मूले के बेस पर क्वेश्चन करेंगे। ये जो फॉर्मूला है इसके बेस पर, इसके क्वेश्चन नाम मात्र के बराबर बनते हैं, कभी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, आप इसी फॉर्मूले से बनाते जाओ क्वेश्चन। आइएगा एक एनटीपीसी का क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिएगा आप। क्या है, यदि दो बिंदु इतने इतने के बीच की दूरी 10 इकाई है तो एक्स के संभावित मान बताइए, एक्स के मान कितने हो सकते हैं। नॉर्मल सा क्वेश्चन है आपके पास। इससे पहले कोई और क्वेश्चन है इस तरीके का? बिल्कुल सर, पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 को ले लेते हैं। आप पहले देखो क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से दिख रहा है आपको, ठीक है। सर हमारे पास है एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, हमसे ये पूछा है कि आप ये बताइएगा इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। आपसे ये पूछा है क्वेश्चन ने कि एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इनके बीच का आप डिस्टेंस बताइए कितना है। तो डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस हम ऐसे निकालते हैं सर, अंडर रूट का लगाते हैं हम निशान। सबसे पहले आप बताइए 2 में और 5 में कितना अंतर है? 3। तो 3 का आप क्या करोगे? वर्ग, प्लस का निशान। आप बताइए माइनस के 2 और प्लस के 2 में कितना अंतर है? तो आप ये कहोगे सर 4 का। भाई अब तो सीख गए होंगे ना आप कि -2 में प्लस 2 में कितना अंतर है, तो 4 का अंतर है। तो 4 का हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे सर। ओके, तो आप ये कह सकते हो ये 9 + 16 25, और 25 में से बाहर कितना आएगा? 5। तो किस ऑप्शन में आपके पास है सर? हमारे पास है डी ऑप्शन, एकदम राइट आंसर होगा। ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना है। अब हम इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सर 2 बिंदु दे रखे हैं वापस से। अच्छा एक काम करो, मार्कर को थोड़ा सा चेंज कर ले क्या अपन, आपका हो तो ठीक है सर। हमको सर एक बिंदु तो ये दे रखा है, दूसरा बिंदु हमको ये दे रखा है, और हमसे ये कहा है कि वो दूरी बताओ आप, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे बताएंगे सर? डिस्टेंस बराबर हम फॉर्मूला लिखते हैं ना इस तरीके से, लेकिन इस बार डिस्टेंस की जगह मान है, और डिस्टेंस की जगह मान कितना हमारे पास है? 10 है। लेकिन लिख देंगे हम, अंडर रूट का निशान लगा दो पहले। सर अंडर रूट का निशान एक्स, और ये माइनस का 1। अच्छा इस बार एक्स ही दे दिया तो कोई बात नहीं, एक्स की जगह एक्स लिख दो, और माइनस का 1 लिख दो, और इसका क्या कर दीजिए आप? वर्ग कर दीजिए, प्लस का निशान। आप ये बताइए 7 में और 15 में दोनों प्लस प्लस के हैं, तो 7 में और 15 में कितने का अंतर है? 8 का अंतर है। तो हम ये कह सकते हैं सर 8 का अंतर है, तो 8 का आपको क्या करना है? वर्ग करना है। 8 का क्या करना है? वर्ग करना है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब इसकी जगह पर आप कितना रखोगे सर? इसकी जगह पर हम 10 रखेंगे, बराबर का निशान। ये है आपके पास अंडर रूट। आप ये बताइए a-v का होल स्क्वायर जानते होंगे ना आप? a-v का होल स्क्वायर क्या होता है? a-b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है सर, हमारे पास है a स्क्वायर, प्लस हमारे पास होता है b स्क्वायर, और माइनस का होता है हमारे पास है 2ab। माइनस का क्या होता है? 2ab। सब स्टूडेंट इसे जानते होंगे। एक बहुत ही नाम मात्र सा छोटा सा फॉर्मूला है, बस इसको खोलना है आपको। तो ये a है और ये b है, तो सर हमारे पास है a स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर हो गया, माइनस का 2 हो गया। a का मान आपके पास है x है, b का मान 1 है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस का निशान। 8 का वर्ग कितना हो गया आपके पास है? 64 हो गया। अब आप ये कह सकते हो कि सर यहाँ से आप इसका वर्ग कर दीजिए, यहाँ से क्या कर दीजिए? वर्ग, ताकि पूरे का रूट आपका हट जाए। तो 10 का वर्ग तो हो जाएगा आपके पास है 100, बराबर का निशान। ये बच जाएगा सर हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, और ये कितना हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा हमारे पास है 65, तो 64 एक 65 हो जाएगा। अब ये इधर आते किसका हो जाएगा आपके पास है? माइनस का हो जाएगा। तो 100 में से आप 65 हटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास है? सर हमारे पास 35 बचेगा, वो भी प्लस का बचेगा। किसका बचेगा? 35। तो सर हम ये भी कह सकते हैं कि इसको इधर भी ले जा सकते हैं। आप एक काम करो, इक्वेशन ही बना लो, फिर टेंशन ही खत्म है। इसको हम एक काम करते हैं सर, इधर ले जाते हैं और ये माइनस का हो जाएगा। तो इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस का ये 100 है, और 100 किसका है? माइनस का है। 100 में से आप 65 घटाओ तो सर माइनस का 35 बचेगा, और बराबर में क्या है हमारे पास है? 0 है। इस इक्वेशन को सरल करना आपको आना चाहिए। नॉर्मल सी इक्वेशन है आपके पास, कैसे सरल करते हैं सर? ये एक्स स्क्वायर हमारे पास ऐसे कैसे ही रहेगा, इसके आप 2 टुकड़े करिए, तो माइनस के 7x और प्लस के कितने हो जाएंगे आपके पास है? सर प्लस के हो जाएंगे 5x, और माइनस का 35 बराबर कितना आपके पास है? 0 है। 2 2 के जोड़े बनाइएगा आप,
जैसे ही हम दो दो के जोड़े बनाएंगे क्या कॉमन आ जाएगा, हमारे पास है x, तो x माइनस 7 और प्लस का 5 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 7। अगर दोनों कोष्टक समान है आपके तो मतलब आप सही रास्ते पर हो, क्वेश्चन आपका राइट है। दोनों कोष्टकों में से तो आप एक कोष्टक ले लीजिएगा, दोनों कोष्टक में से क्या ले लीजिए आप, एक कोष्टक है, और बराबर कर दीजिए दोनों कोष्टकों को अब 0 के बराबर। अगर हम एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का मान आएगा आपके पास है प्लस का 7, और अगर हम एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का मान आएगा आपके पास है माइनस का 5। अब आप ये देख लीजिएगा कि किस किस ऑप्शन में सर हम ये कह सकते हैं प्लस का 7 और माइनस का 5 इसमें। तो कहने का मतलब ये है दूरी फॉर्मूला ही इसमें लगाए, लेकिन एग्जामिनर ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा के यहां पर 10 लिख दिया, जिस कारण से आप चाहते तो इतना करने की आपको आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, थोड़ा ऐसे ही आपको खोलना है। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही है, बल्कि एक और मैं आपको क्लास अपलोड करूंगा द्विघात समीकरण की, जिसमें आप इसको स्पीड में बना सकते हो। लेकिन हाल फिलहाल उसकी जो पूरी रणनीति है ना पीछे की द्विघात समीकरण की, अगर मैं आपको यही समझाने लग जाऊंगा तो फिर ये चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगेगा। सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐसा जिसमें द्विघात समीकरण बनेगी, तो एक क्वेश्चन के लिए क्या समझ रहा है उसको, ठीक है ना। ठीक है, आप चाहते तो इसको केवल यहीं तक करते और यही समीकरण संतुष्ट कर लेते। समीकरण संतुष्ट कैसे कर लेते, सर ये इधर आता तो कितना बच जाता है आपके पास है 35, बराबर क्या है आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस कितना है आपके पास है 2x है। तो देखिए सर x का ऐसा मान रखो कि 35 आ जाए। देखो अगर आप 4 रखते हैं तो आपको पता है 20, तो 20 तो 35 वैसे भी नहीं होता, वो सॉरी 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 में से कुछ घटाना भी है तो 35 कैसे आ जाएगा, इम्पॉसिबल है, तो 4 नहीं आ सकता। देखिए सर 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 नहीं आ सकता। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में से कुछ घटाना है, 35 नहीं आ सकता, तो डी ऑप्शन वैसे भी आ जाता। एग्जामिनर में सब दिमाग है कि अगर आपसे वो ये पूछना चाह रहा है तो वो ये भी पूछना चाह रहा है कि यहाँ से आप स्पीड में भी कर पाए क्वेश्चन को, वो स्टेप आपको सरल नहीं करनी होती है। क्लियर है, यहां से आगे आप क्या लगा दीजिए, बाई ऑप्शन से जाइएगा। तो इस तरीके से हम सर दूरी फॉर्मूला यहाँ पर लगा रहे हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर 9 को फिर से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 फिर से कह रहा है कि आप ये बताइएगा दूरी कितनी है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ शायद इसे आप कर लोगे, 2 क्वेश्चन है क्या ऐसे, नहीं, तो ये आपका होमवर्क है, ये क्या है आपका होमवर्क है, आपको इसका आंसर देना है कितना आएगा। दूरी फॉर्मूला लगाइएगा, आपके पास आराम से मान है, बहुत इजीली तरीके से आप दूरी फॉर्मूले को यहाँ लगा पाओगे। तो आइएगा अब हम और कुछ जानते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है आपके पास, सर अगला पॉइंट हमारे पास है ये मध्य बिंदु ज्ञात करने का फॉर्मूला। अभी का हमारा क्या फॉर्मूला चल रहा था, सर अभी हमारे पास जो फॉर्मूला चल रहा था ना, वो ये चल रहा था, ये वाला चल रहा था, ये ए है और ये बी है। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच का फॉर्मूला चल रहा था कि आप ए से लेकर के बी तक की दूरी बताइए। अभी तक का जो फॉर्मूला था ना वो आपका यहाँ भी काम आएगा। जैसे ये त्रिभुज है, इसके निर्देशांक दे रखे 3 4, ये दे रखे 2 5 और ये दे रखे 0 1, वो सॉरी 2 1। ये अगर आपसे ये भुजा निकालनी हो तो यहाँ और यहाँ, अगर इस भुजा का मान आपको निकालना है ना तो किससे निकालोगे, दूरी फॉर्मूले से ही निकालोगे। इस भुजा का मान निकालने के लिए मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला कब काम करता है, सर मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला काम करता है, मध्य बिंदु कहाँ पर होगा आपके पास, सर मध्य में रहेगा। जैसे यहाँ पर आपके पास है ये मध्य बिंदु है, यहाँ पर क्या है आपके पास, सर ये हमारे पास है इसका मध्य बिंदु है, इसका मान निकालना है। अब इसका मान निकालना तो बहुत ही ईजी होता है, बहुत ईजी कैसे होता है। मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, बीचों बीच, और बीचों बीच को हम औसत कहते हैं, और औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। बस आंसर आ गया आपका, यानी मध्य बिंदु निकालना तो बहुत ईजी है। कैसे ईजी है, सर ये जो पहला बिंदु है इसके निर्देशांक है, मान लीजिए क्या x1, और ये है आपके पास है y1, और ये जो दूसरा है इसके यहाँ आपके पास है x2, और ये है आपके पास है y2, क्या है y2। आपसे पूछा कि आप p के निर्देशांक बताइए, किसके निर्देशांक बताइए, p के। अरे भाई p बीच में है तो बीच का मतलब औसत है, औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो पहली राशि कितनी आपके पास है x1 प्लस x2, और बाकी किसका दे दोगे 2 का, तो पहला निर्देशांक आ जाएगा। दूसरा कैसे आएगा, y1 और प्लस y2, और भाग किसका दे देना 2 का, बस काम हो गया आपका, p के निर्देशांक हो गए आपके पास। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, नहीं आया समझ में तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है सर, एक पॉइंट है m और दूसरा पॉइंट क्या है आपके पास है n है। इसके निर्देशांक कितने आपके पास है 2 और 6, और इसके निर्देशांक कितने आपके पास है 8 और 4। एक कोई बिंदु है यहाँ पर p, यहाँ पर क्या है p है। आपसे पूछा है कि p का मान बताइए, तो p का मान कैसे बताओगे, बीच का मतलब औसत है, औसत किसका निकालोगे, पहले पहली संख्याओं का। सर 2 + 8/2 पहला निर्देशांक हो गया,
6 + 4/2, तो आप ये कह सकते हो 10 में 2 का भाग दोगे तो 5 आएगा, और 10 में 2 का भाग दोगे तो 5 आएगा, तो 5 5 हो गए। किस ऑप्शन में है? जो कि आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। बताइएगा क्या किसी भी तरह की कोई समस्या है आपको? ऐसे क्वेश्चनों को आपको बनाते हुए आगे बढ़ना है। अगर आगे बढ़ना है तो एक और क्वेश्चन ले लीजिएगा इसी तरीके का। ये रहा आपके पास क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपके पास है? यदि आपके पास है ये और ये को जोड़ने का मध्य बिंदु, इस बार मध्य बिंदु ही दे रखा है, तो कोई बात नहीं, मध्य बिंदु दे रखा है तो क्या करेंगे सर? आपके पास है, देखिएगा, ये x है और इसमें x का मान k है, और ये y है और ये, तो आप किसी एक को ले लीजिएगा ताकि आपका k का मान आ सके। k का मान तो x वाले पद से आएगा। आप ये कह सकते हो सर एक ही बिंदु निकालेंगे हम, ओनली 4, और एक बिंदु कौन सा? x वाला। तो पहला जो मध्य बिंदु है उसका मान कितना आपके पास है? 4, तो बराबर लिखोगे आप 4। 4 का मान क्या हो जाएगा सर? x1। 4 का मान हो जाएगा सर हमारे पास है x1 + x2, और बट्टे कितना हो जाएगा आपके पास है? 2। 4 की जगह 4 रखो। x1 का मतलब कितना आपके पास है? -8 है, और x2 का मतलब कितना आपके पास है? +k है, और बराबर कितना आएगा आपके पास है? 2। 2 को इससे गुणा करो, कितना हो जाएगा आपके पास है? 8, बराबर -8 प्लस क्या है आपके पास है? k है। अब बताइएगा ये इधर आते किसका हो जाएगा? प्लस का, तो 8 8 कितना हो गया आपके पास है? 16। तो सर इस तरीके से आपके पास है 16 एकदम राइट आंसर होगा। 16 एकदम क्या होगा? राइट आंसर होगा। आइएगा कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी में। अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा, क्या है क्वेश्चन? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से इतने में विभाजित करता है। अच्छा ये आंतरिक रूप आ गया, शायद यहाँ से टाइप बदलेगा, मैंने टाइप को बदलना, एक मिनट, टाइप नंबर 3 देखे कहाँ पर है? कोई क्वेश्चन सेट करते टाइम गलती तो नहीं हो गई? क्योंकि ये तो टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन है भाई। ये किसका क्वेश्चन है? टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन है। टाइप नंबर 3 का, बिल्कुल 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 बिल्कुल। टाइप नंबर 2 चल रहा था हमारे पास में। चलिए कोई बात नहीं, टाइप नंबर 2 का ही है। इसको क्या किया है हमने, देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 12, इसके लिए एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला आपको पढ़ना है। पढ़ना कुछ नहीं है, नॉर्मल टपोरी से ही फॉर्मूला है, लेकिन कोई बात नहीं है, हम पढ़ लेंगे, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। अभी तक कितने फॉर्मूले पढ़े हैं मैं आपको बता देता हूँ। सर सबसे पहले हमने शुरुआत करी थी यहाँ से, इसको तो आप काउंट मत करिए क्योंकि ये तो मूल बिंदु से। सर एक तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, जो इसी से हम क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, यानी हम ये कह सकते हैं सर दो बिंदुओं के बीच का फॉर्मूला ये होता है। इसके अलावा क्या पढ़ा है? अब क्वेश्चन किए आराम से बने सर, सारे सारे क्वेश्चन। सर मध्य बिंदु का 2 ही फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, एक तो मध्य बिंदु निकालने का, और एक पढ़ा है सर हमने दूरी निकालने का। अब हमारे पास फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 हमसे ये कहता है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से इतने के अनुपात में विभाजित करता है। ये क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि सर हमारे पास है ये कोई एक बिंदु है, और ये हमारे पास है दूसरा पॉइंट है, तो दूसरा पॉइंट है ना कोई यहाँ पर विभाजित करेगा, और यहाँ विभाजित करता है 3:1 में, 3:1 में। तो आपसे ये पूछा है कि आपको ये बताना है कि यहाँ पर ये कोई बिंदु है, इसके निर्देशांक बताइए, इसके निर्देशांक कितने होंगे। एक फॉर्मूले की मदद से मैं समझाऊं आपको इस बात को कि पूरी कहानी क्या चल रही है। देखिए पूरी कहानी आपके पास है ये चल रही है कि आपके पास में ये कोई एक बिंदु है, और दूसरा बिंदु आपके पास यहाँ पर है। ये हम ए मान लेते हैं, इसके जो निर्देशांक है वो है आपके पास है x1 y1। क्या है आपके पास है? x1 y1 है। और ये बी है आपके पास है, और बी के जो निर्देशांक है वो है आपके पास है x2, और क्या है आपके पास है सर? हमारे पास है y2 है। क्या है हमारे पास है? y2 है। इनको कोई एक बिंदु है वो अंदर विभाजित करता है, और ये करता है मान लीजिए m/n में। ये विभाजित किस में करता है सर? ये करता है आपके पास है m/n, और ये बिंदु P है, और इस P के निर्देशांक आपको निकालना है कि इस P के निर्देशांक कितने होंगे। ये है पूरी कहानी। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक टाइप तो ये रहा आपके पास है, ये तो है आपके पास है इसमें फर्स्ट टाइप। ये क्या है सर? ये है हमारे पास है, मैं इसकी पीपीटी बताऊंगा, आप घबराइएगा मत। ये तो अचानक से क्वेश्चन आ गया था, यहाँ अभी पीपीटी सेट कर देता हूं मैं इसको समझाने के बाद। इसके बाद सर अगर हम बात करें, इसी में दूसरा पॉइंट फिर बनेगा। दूसरा पॉइंट कैसे बनेगा? ये ए पॉइंट एज इट इज रहेगा आपके पास, ये है आपके पास x1,
और ये है आपके पास है y1, ठीक है। और इसी तरीके से आपके पास है b पॉइंट है ये, और ये है आपके पास है क्या x2, और ये है आपके पास है y2। लेकिन सर इस बार जो बिंदु है ना, जो इनको दो अनुपात में बांटता है, वो बिंदु कहीं यहां बाहर है। वो बिंदु कहां पर है आपके पास है सर, वो कहीं यहां बाहर है। इस बार पहले में तो आंतरिक विभाजित करता है, दूसरे में वो जो बिंदु है वो इनको अलग से विभाजित करेगा। यानी हम ये कह सकते हैं सर इस बार ये जो पी पॉइंट है ना, वो आपके पास है यहां पर है, और वही रेशियो है आपके पास है। रेशियो क्या है आपके पास है, इसमें भी वही एम अनुपात एन है, इसमें भी क्या है एम अनुपात एन है। इस बात को ध्यान रखिए, ये दो टाइप के क्वेश्चन आपके पास बन गए। अब आपसे ये कहा जाए कि अगर ये आंतरिक विभाजित करते तो इसके निर्देशांक बताओ, अगर ये बिंदु कहीं बाहर है तो इसके निर्देशांक बताओ। तो इसके निर्देशांक कैसे बताए जाते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पी का मान निकालते हैं। तो सर पी के जो निर्देशांक होंगे, वो पी के निर्देशांक ऐसे होंगे, आपको करना कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसको तो इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा आपके पास में x2 m x2, यानी सर ये हो जाएगा m इंटू क्या हो जाएगा आपके पास है x2 प्लस का निशान, और इसको आप यहाँ गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास है n, और ये हो जाएगा x1। क्या आपको कोई दिक्कत आई क्रॉस मल्टीप्लाई करने में? नहीं आई ना। और नीचे हो जाएगा आपके पास है m प्लस एन, नीचे क्या हो जाएगा m प्लस एन। ये तो पहला निर्देशांक आ गया इसका। दूसरा कैसे आएगा, दूसरा कोई बार बाई को ले लो आप, सर m को इस बार बाई 2 से गुणा कर दो, तो m और ये हो जाएगा बाई 2 प्लस का निशान, ये n बाई 1 से गुणा हो जाएगा, तो ये n और ये बाई 1, नीचे तो प्लस का फिक्स है आपके पास है, m प्लस एन आएगा। इसी तरीके से अगर इसमें है ये बात, तो इसमें भी बहुत इजी है, इसमें करना कुछ नहीं है, बाहर है ना, तो ये माइनस कर दो सब जगह। यानी सर आपको जो समझना है वो यहीं पे अनुपात लेकर के समझना है। आप धुरंधर मत बनो कि हम तो नहीं यहीं पे लाइन खींचेंगे, अनुपात यहीं बनाएंगे। आपको खुद को समझ में आना चाहिए बस, बाकी रामायण को छोड़ो। तो सर अगर पी का पहला वाला निर्देशांक आपको निकालना तो वही क्रॉस गुणा करना है इस तरीके से। तो आप ये कह सकते हो कि m और ये हो जाएगा x2, और n और ये हो जाएगा, लेकिन माइनस आएगा इस बार क्योंकि ये बाहर था, और ये हो जाएगा आपके पास है n और क्या हो जाएगा x1, और बट्टे में क्या आएगा आपके पास, बट्टे में आएगा सर m माइनस एन। अगर आप रटना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर वाले को एज इट इज लिख दो और माइनस कर दो नीचे। लेकिन नहीं चाहते हो रटना, तो फिर मैं तरीके से बता रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई का तरीका लगेगा। m को आप गुणा करो इससे, क्योंकि याद होते नहीं है ये, आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को जमाना पड़ेगा, फिर ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। m और बाई 2 माइनस का निशान, n और ये बाई 1, और नीचे क्या आएगा आपके पास है m माइनस एन। ये है आपके पास है निर्देशांक। अब आप ये कहोगे सर कुछ पल्ले नहीं पड़ा, मैंने कहा कोई बात नहीं है, पल्ले नहीं पड़ा, छोड़ो आप पूरी बातों को, सीधे आप एक क्वेश्चन पे आ जाओ। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं को इतने इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से इतने के अनुपात में विभाजित करता है। अब तो समझ में आएगा क्वेश्चन। आपको जमाने की कला आनी चाहिए, टेक्निक आनी चाहिए क्वेश्चन को जमाने की। क्योंकि क्वेश्चन को हम कैसे जमाएंगे सर, क्वेश्चन को हम ऐसे जमाएंगे, देखो ये पहला बिंदु है आपके पास, इसके जो निर्देशांक है वो है आपके पास है -4 और +4, ठीक है। दूसरा वाला जो पॉइंट है आपके पास, बिंदु है, उसके है आपके पास है 4 और 0, ठीक है। और ये जो अनुपात है ना आपके पास है, ये कहीं पर जो बिंदु है आपके पास जिसके आपको निर्देशांक निकालने हैं, वो आपके पास है 3:1 है। तो कितना इजी क्वेश्चन हो गया, आपको फॉर्मूला नहीं रटना, आपको सब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है, इस 3 को इस, देखो इस 3 को 4 के साथ गुणा करो तो 12 आ जाएगा, भाई ऐसे गुणा करना है ना। 3 को आप 4 के साथ गुणा करोगे तो 12 आ जाएगा, आगे किसका निशान आएगा, प्लस का निशान आएगा क्योंकि अंदर विभाजित कर रहे हैं। फिर 1 को किसके साथ गुणा करोगे सर, 1 को इसके साथ गुणा करेंगे तो -4 आ जाएगा। भाई ये 3 इसके साथ गुणा हो गया, और ये जो 1 है ये इसके साथ गुणा हो गया, और भाग किसका देना होता है बाद में, इन दोनों को जोड़ करके। तो 3 + 1 कितना आपके पास है 4। तो पहला निर्देशांक तो इससे आएगा, दूसरा निर्देशांक किससे आएगा सर, इस बार है ना हमने x वालों से तो गुणा कर लिया, आपकी बार y के साथ चलो, तो 3 को आप 0 से गुणा करोगे तो 0 ही आ जाएगा, और 1 को आप 4 से गुणा करोगे तो क्या आएगा आपके पास है, +4 आएगा। सही है ना, हाँ बिल्कुल, पीछे पीछे वाले अंकों से गुणा होगा, और बट्टे में कितना आएगा, बट्टे में 4 आएगा। अब देखिए 12 में से 4 घटाओगे तो 8, 8 में 4 का भाग दोगे तो 2, और 4 में 4 का भाग दोगे तो 1, यानी कि 2 और 1 इसके निर्देशांक होंगे। तो किस ऑप्शन में आपके पास है सर, हमारे पास बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। बताओ मुझे, क्या आपको कोई दिक्कत आई क्वेश्चन में, फॉर्मूला क्या आपने रटा, आपने सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई के तरीके से यहां पर बनाने की कोशिश करी है।
आइएगा, कोई बात नहीं है, फिर से हम समझने की कोशिश करेंगे, फिर से हम समझने की कोशिश करेंगे। एक और क्वेश्चन ये रहा, उस बिंदु के निर्देशांक बताइएगा जो अंतर विभाजित कर रहा है, अंदर है वापस से आंतरिक विभाजित है। आप सिर्फ क्वेश्चन को जमाना सीख लीजिएगा। हम ये कह सकते हैं सर ये हमारे पास माइनस का 1 है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, पहला जो निर्देशांक है ना यहाँ पर, वो पहला निर्देशांक कितना, माइनस का 1 और 9। अगला निर्देशांक लिखो आप, कितना आपके पास है, 11 और 1। क्लियर है। अब जो भी रेशियो है उसको आप यहाँ लिखिएगा 3:1। तो आप पी के निर्देशांक कैसे निकालोगे सर, पी के निर्देशांक हम ऐसे निकालेंगे, पहले 3 को गुणा करेंगे इससे, तो 3 किससे गुणा होगा आपके पास है, 11 से, कितना हो जाएगा, 33। किसका निशान आता है इसमें, प्लस का निशान आता है। और 1 किससे गुणा होगा, 1 से, भाई 1 किससे गुणा होगा, माइनस का 1 से, तो ये माइनस का 1, और बाकी किसका देना है आपको, 2 का देना है। ठीक है, अभी आपके पास क्या बचा हुआ, पीछे का अंक बचा हुआ है, तो 3 किससे गुणा होगा, 3 से, और देखिएगा 1 किससे होगा आपके पास है, 9 से, और बाकी किसका देना है, 2 का। अब बताइए 32 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा आपके पास है, 16। और सॉरी यार, ये नीचे प्लस लेना है ना, माइनस थोड़ी ना लेना, नीचे भी तो प्लस होता है। तो ये कितना आपके पास है, 4 है। ये कितना आपके पास है, 4 है। आप ये कह सकते हो 32 में 4 का भाग दोगे तो 8 आएगा। और ये कितना आपके पास है, 12। 12 में 4 का भाग दोगे तो 3 आएगा। बताओ आपके पास है निर्देशांक आए कि नहीं आए, निर्देशांक आए आपके पास है। यानी धीरे धीरे लग रहा है कि हम कुछ कर सकते हैं जिंदगी में, निर्देशांक ज्यामिति को हम आराम से पढ़ पाएंगे। ठीक है ना, एक एक बार फिर करते हैं कोशिश, कैसे नहीं होगा क्वेश्चन हमसे सोल्व। सर बिंदु हमको ये दे रखे हैं, मैं ये मानता हूँ यार अब क्या करना है, आपको होमवर्क दे देता हूँ, आपको भी काम दे देता हूँ थोड़ा। मुझे विश्वास है 100% आप इसका आंसर दे दोगे। आंसर देने का मैंने तरीका बता रखा है। जैसे ये क्लास इस टाइम कितने पर चल रही है, 41 मिनट और 28 सेकेंड। तो आप 00 लिखो, समय का निशान लिखो, 41 मिनट समय का निशान और 28 सेकेंड ऐसे लिखो। और इसमें जो भी आंसर है CAB है यहाँ टाइप करो आप, ठीक है, ताकि हम जैसे ही इस पर क्लिक करें हम तुरंत पहुंच जाए कि ये 14 नंबर का आंसर है। क्योंकि मैं देखिएगा सबके आंसर देखता हूँ, इस बात को ध्यान में रखें आप। आइएगा, तो थोड़ा सा इसमें और क्वेश्चन लीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इतने इतने को जोड़ने वाली रेखा को आंतरिक इतने का अनुपात में विभाजित करता है। तो ये भी आपके पास होमवर्क है। मैं आराम से और बिल्कुल 100% विश्वास के साथ कह सकता हूँ इसका भी आप आंसर बता दोगे। मैं आपको इससे सॉल्व करवाने वाला हूँ। निर्देशांक ए एक रेखाखंड ए बी को इतने के रूप में विभाजित करता है, तो बी के निर्देशांक बताइए। आपको पता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है उनकी बजाय। थोड़ा सा अंतर कैसे है, थोड़ा सा अलग कैसे है क्वेश्चन सर, थोड़ा सा अलग ऐसे है कि इसमें है ना, वो जो जहां पर मिलते हैं ना वहां के नहीं, बल्कि एक साइड वाले पॉइंट के निर्देशांक पूछे है। मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपके पास है ए पॉइंट है, तो ए के निर्देशांक कितने आपके पास है सर, 6 और 3 है। ये तो ए के है। और ये आपके पास है बी है, और बी के निर्देशांक क्या नहीं है। तो ये हमारे पास है क्या है सर, ये हमारे पास है कुछ भी मान लो यार, x2 मान लो, और ये है हमारे पास है बाई 2। ये कितना है, बाई 2। यानी पिछले क्वेश्चन में ये दिया हुआ रहता था, इस बार ये नहीं दिया हुआ है आपको, ठीक है। और इसके साथ में क्या दिया है सर, इसके साथ में ये दिया है कि ये आपके पास है अनुपात दिया है इनका 2:3। और यहाँ पर जो पॉइंट जिसके हम निर्देशांक निकालते थे वो इस बार दिए है। और वो कितने दिए, पी दिया है ना आपको सर, ये पी का मान दिया आपको 0 और 5। कितना दिया, 0 और 5। तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, आपका फॉर्मूला ये कहता है कि सर हम पिछले क्वेश्चनों में पी का मान निकाल रहे थे, तो पी का मान इस बार कितना है, 0। तो हम यहाँ 0 के बराबर में लेंगे, 0 के बराबर में लेंगे। 0 के बराबर में आप लिखोगे, पिछले क्वेश्चन पी लिखते थे, पी का मान है, पहले बार में 0 लिखोगे और दूसरी बार में यहाँ 5 लिखोगे। यानी इसमें तो आप x का फॉर्मूला लगाओगे, इसमें आप बाई वाले के साथ में जाओगे, तो इसमें हम x के साथ जाएंगे। तो x के साथ जाएंगे तो आप ये बताइए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको किसके साथ गुणा करोगे, इसके साथ। तो ये हो जाएगा 2 और ये x2 हो जाएगा, किसका निशान आएगा, प्लस का निशान आएगा। ये 3 किसके साथ गुणा होगा, 6 के साथ। तो कितना हो जाएगा आपके पास, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18। और भाग किसका देते हैं हम सर, भाग देते हैं इनको जोड़ जाड़ के 5 का। भाग किसका देंगे, 5 का। अब आप देखिएगा अपनी ईमानदारी से, इसके बट्टे में 1 मान लीजिए, ये तो 0 हो ही जाएगा। तो फिर सर हमारे पास है 2x2 बराबर, ये 18 इधर आता ही माइनस का 18 हो जाएगा। तो x2 का जो मान आएगा वो आपके पास है माइनस का 9 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 9। और माइनस का 9 सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में। अब आप चाहते हो कि सर एक और बता दीजिए ना, वो अगला वाला कैसे निकलेगा, 8 कैसे आएगा आपके पास। तो 8 हमारे पास ऐसे आएगा, देखो
इस बार बराबर में क्या लेना है आपको, 5 लेना है। इस बार बराबर में क्या लेना है आपको, 5। लेकिन 2 किससे गुणा होगा आपके पास में, बाई 2 से, तो ये हो जाएगा 2/2 और प्लस का निशान आएगा आपके पास। आप बताइए 3 किससे गुणा होगा, 3 से, तो कितना हो जाएगा आपके पास है 9। और बट्टे में कितना आपके पास सर, बट्टे में 5 आएगा। और बराबर कितना 1 है, क्रॉस गुणा करोगे 25 हो जाएगा इस बार। तो सर ये हो गया आपके पास है 25 बराबर 2/2 और प्लस का 9। प्लस का 9 इधर आते ही माइनस का हो जाएगा, तो 16 बचेगा। तो 16 बचेगा तो, और 2 का भाग दोगे तो 8। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर बाई 2 का मान 8 आ गया। तो ऐसे आपने इस क्वेश्चन को बनाया। उम्मीद कर रहा हूं धीरे धीरे आपको समझ में आएगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। आइएगा, क्योंकि काफी स्टूडेंट थे ये कह रहे थे सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर आपको आती नहीं है क्या, आप पढ़ा नहीं रहे हो। अरे भाई आती मुझे सब कुछ है, लेकिन मुझे इतने काम होते हैं, इतने काम होते हैं कि क्या बताऊं यार। है, पहले तो देखो प्रॉपर तो ड्यूटी करनी पड़ती है। रेलवे की ड्यूटी आपको पता, पूरे 8 घंटे तो ड्यूटी खा जाती है। ड्यूटी के अलावा भी अगर बात करें तो ड्यूटी के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। देखो सुबह शाम खाना बनाना होता है, बर्तन साफ करने होते हैं, सब कुछ, कभी कमरे की क्वार्टरों की सफाई करनी होती है, कितने सारे काम होते हैं। अब ये सारे के सारे काम मुझे ही हैंडल करने पड़ते हैं, तो इन सब में टाइम लगता है। लेकिन फिर भी आप देखिएगा आपके लिए बिल्कुल 100% क्लास है। इसी तरीके से आती रही है और आती रहेंगी आने वाले टाइम में भी, ठीक है। जैसे ही आपके ग्रुप डी के नज़दीक हो जाएंगे आपकी एग्जाम, 1-2 तारीख को मैं छुट्टी लेने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए आज कितनी तारीख हो गई आपके पास है, 30 जुलाई हो गई। 31 को और कर लेता हूँ ड्यूटी, एक मेरा रेस्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं 3-4 दिन की छुट्टी लूँगा। छुट्टी मैं इसलिए लगाऊंगा क्योंकि मैं जो 3 तारीख से आपका ग्रुप डी का पेपर लगेगा उसका एनालिसिस करा सके, 4 तारीख का हम एनालिसिस करा सकें आपको, ताकि हेल्प मिल सके, ठीक है। तो वो जब भी हो सकता है एनालिसिस, जब हम ड्यूटी से फ्री रहेंगे तब। तो फिर बिल्कुल अब 3-4 दिन, 1-2 दिन की और प्रॉब्लम आएगी 31 तारीख को और 1 तारीख को। उसके बाद में शायद एक ही प्रॉब्लम आएगी 31 तारीख की। उसके बाद में फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं सुबह से लेकर शाम तक आपके साथ रहूंगा और खूब सारी क्लासें अपलोड करेंगे हर 2 घंटे में। फिर मजे लीजिएगा आप मैथ के, ठीक है ना। तो चलिएगा। वैसे मैं मेरी पर्सनल बातें किसी को बताता नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार आपका टाइम खराब हो, लेकिन गलती से चलिएगा बता दी है आपको। और सुनिएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में क्या है क्वेश्चन आपके पास। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को इतने के अनुपात में विभाजित करता है, इसको बाह्य विभाजित करता है। इस बार क्या है सर, ये है आपके पास एक्सटर्नल विभाजित करेगा, यानी बाह्य विभाजित करेगा। बाह्य में फर्क क्या पड़ जाएगा, माइनस का निशान लगा देंगे हम। जमाने का तरीका आप तो वही रखो, हमको कोई गणितज्ञ तो यहाँ बनना है नहीं है कि भाई हम तो इसको बाहर ही लिखेंगे, नहीं सर अंदर नहीं लिखेंगे। आप तो जैसे अंदर वाले क्वेश्चन को कर रहे थे ना, उसी तरीके से करो, माइनस का यूज कर लो बस। सर पहला निर्देशांक आपके पास है 2 और 1 है, ठीक है। अगला जो निर्देशांक है आपके पास है 3 और 5 है। क्योंकि अब आप ये कहोगे कि सर बाया आपने 2:3 उधर लिख दिया, तो फिर आपको जमाने में दिक्कत आएगी ना। अब यहाँ से क्रॉस गुणा करना बहुत ईजी होता है, क्रॉस गुणा करना क्या होता है, बहुत ईजी होता है। तो सर पी के जो निर्देशांक आपके पास आएंगे वो कैसे आएंगे, सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पॉइंट तो कहीं दूसरी जगह है, आप तो पी के निर्देशांक बता दो। हम ये कह सकते हैं सर क्रॉस गुणा करेंगे तो सबसे पहले इसको इससे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6, और इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा आपके पास 4, क्योंकि इस बार माइनस लेना है। देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपके पास है 6 आएगा। और अरे यार 6 आ रहा है क्या, तो 0 होगा फिर। बिल्कुल सर 6 है, तो 0 तो 2 जगह है, मतलब एक ही ऑप्शन कटा है, इससे कोई बात नहीं। फिर सर हम इनका अंतर लेंगे, इनका अंतर कितना 1 है, -1 नहीं लेना, केवल इनका अंतर लेना होता है। तो सर 1 आ जाएगा आपके पास, ओके। आगे चलिएगा, आगे अगर हम चलते हैं तो 2 किससे गुणा होगा आपके पास है इस बार 5 से। भाई 2 5 से गुणा होगा तो कितना हो गया आपके पास है 10, माइनस का निशान। 3 किससे गुणा होगा 1 से, तो माइनस का 3, और बाकी किसका देना है 1 का, बाकी किसका देना है 1 का। तो ये तो 0 आ गया आपके पास है, ये कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। तो 0 7, और 7 किसका है आपके पास है, माइनस का है। 7 किसका है आपके पास है, माइनस का। m-n लेते हैं यार, सही है ना, नीचे भी तो माइनस आएगा, वो m-n होता है, नीचे क्या है m-n है। तो m n का मान बड़ा है, तो हम यहाँ भी माइनस लेंगे। तो सर इस पर फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन इस पर फर्क पड़ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं डी ऑप्शन हमारा एकदम राइट आंसर होगा। क्लियर है, चाहे ये आंतरिक विभाजित करे चाहे बाह्य विभाजित करे, आंतरिक में बाह्य विभाजित में इतना ध्यान रखना, फॉर्मूले में माइनस आता है, फॉर्मूले में क्या आता है, माइनस आता है, ये बात ध्यान रखिएगा।
तो मैं अब उम्मीद कर सकता हूँ कि धीरे धीरे आप समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरीके से ये जो टाइप नंबर 2 था हम इसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। बिंदु किस अनुपात में इतनों को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करेगा। इस बार क्या किया है सर, इस बार वो अनुपात पूछ लिया है। देखो हमने हर कैटेगरी के क्वेश्चन लेने की कोशिश करी है। इस बार का जो क्वेश्चन है ना, इस बार के क्वेश्चन ने क्या पता है क्या किया आपसे सर, इस बार के ने वो रेशियो पूछ लिया और आपको ये नहीं कह रखा है कि बाहर विभाजित करेगा या आंतरिक। अगर कुछ भी नहीं दिया तो फिर आप आंतरिक के हिसाब से ही क्वेश्चन को बनाओगे। एक बिंदु पी है, पी तो बीच में रहता है बिंदु, पहले के जो निर्देशांक है यहाँ पर एक कोई पॉइंट है सर, इस पॉइंट के निर्देशांक कितने आपके पास है -2 और ये है आपके पास है 1। इस पॉइंट के निर्देशांक कितने आपके पास है 7 और 4, कितने आपके पास है 7 और कितने हैं 4। और यहाँ पर सर आपके पास है पी बिंदु है, इसके आपके पास है 1 और 2। इस बार आपसे एम अनुपात एन पूछा है। क्या पूछा है आपसे, एम अनुपात एन पूछा है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल प्यार से निकाल देंगे। आप बताइए पी का मान 1 बराबर में आप m को किससे गुणा करोगे 7 से, तो कितना हो जाएगा आपके पास है 7m प्लस का निशान। अब n को किससे गुणा करोगे इससे, तो कितना हो जाएगा आपके पास है माइनस का 2 और n, और बट्टे में क्या आएगा सर, बट्टे में आता है आंतरिक में प्लस, m प्लस क्या हो जाएगा n। तो एक मान तो यहीं से आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको इससे और इसको इससे, तो सर ये हो जाएगा हमारे पास है 7m माइनस का 2n और बराबर m प्लस क्या है आपके पास है n। आप अच्छे से जानते हो कि ये इधर आते किसको हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का, और ये इधर जाते किसका हो जाएगा आपके पास है प्लस का हो जाएगा। तो 7 में से एक घटाओगे तो कितना आएगा 6m बराबर, इसको इधर ले जाओ कितना हो जाएगा आपके पास है 3n। इससे ये कट भी जाएगा आपके पास है 2 बार, तो 2m बराबर आपके पास है n है, 2m बराबर n है। आप थोड़ा सा याद करिएगा अपना वाला कॉन्सेप्ट। अगर हम ऐसा कोई इक्वेशन आ जाती है तो उसको कैसे बनाते हैं कि सर 2a बराबर 3b लिखा हुआ है, इसको बताओ कैसे बताते हैं सर। a का मान कितना है 3 है और b का मान कितना 2, रेशियो में निकालते होते हैं तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि सामने जो लिखा हुआ रहता है मान कहलाता है। अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो आप ये बताइए m के सामने कितना है सर, कुछ नहीं लिखा तो एक तो मानोगे ही मानोगे, और n का मान कितना है 2 है, तो बिल्कुल हम कह सकते हैं सर m अनुपात n हमारे पास आ चुका है। m का मान तो 1 है, n का मान 2 है, और यही आपका आंसर है। ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना है, किसी एक से ही बनाओ उसी में आंसर आ जाएगा, चाहे तो 1 से बना लो और चाहे 2 से बना लो। एक का मतलब है कि आपने x से बनाया है तो आप x से ही बनाओ, चाहे y से बनाओ, दोनों रेशियो आपके पास में आ जाएंगे। क्लियर है? तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब हम इसको पढ़ चुके हैं आराम से और आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ, मैं इसकी एक बार पीडीएफ देख लेता हूँ कि अगर उस फॉर्मूले की पीडीएफ हो तो अच्छा है, नहीं तो ये तो मैंने तो लिखा ही दिया आपको। देखो एक बार कोशिश करके देख लेता हूँ कि मैं क्या इसकी पीडीएफ है या नहीं है, ताकि आपको कोई समस्या नहीं आए किसी तरह की। इसकी पीडीएफ बिल्कुल है। देखो ये विभाजन फॉर्मूला है जो अभी कर रहे थे ना अपन, ये वाला है। देखो अगर आपको दिख जाए तो फिर इसमें आराम से पढ़ लेना आप। जूम तो जितना होगा मैं कोशिश, इसको हम कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। जो अभी जिसके हमने क्वेश्चन बनाए थे वो ये है, पूरी कहानी ये है। इसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जो जो चीज़ आपको चाहिए वो आप यहाँ से देख लीजिएगा। जैसे मैं तो आपको इसको समझा करके और क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए, ठीक है ना। आइएगा तो फिर आ जाइए किस पे, टाइप नंबर 3 पे। और टाइप नंबर 3 पढ़ेंगे लेकिन मेरे पानी पीने के बाद। देखिएगा टाइप नंबर 3 की करिएगा शुरुआत। क्या है आपके पास, बहुत ही इजी टाइप है। टाइप नंबर 3 आपके पास है सर, हमको निकालना है किसी भी लाइन है उसका स्लोप क्या होता है, यानी कि आपको निकालना है रेखा की प्रवणता क्या होती है। प्रवणता भी कह सकते हो, इसे आप ढाल भी कह सकते हो। ये है आपके पास है ढाल, ये क्या है आपके पास है ढाल है। प्रवणता, स्लोप या फिर ढाल आप कह सकते हो किसी भी लाइन की। अगर हम लाइन की बात करें कि सर ये हमारे पास है कोई एक लाइन है, इसकी समीकरण क्या बनेगी इस लाइन की। अगर सर हम इसको समीकरण के फॉर्मेट में लिखेंगे ना, तो इसकी जो समीकरण बनेगी वो बनेगी आपके पास है ax प्लस बी वाई, और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास है c बराबर 0। एक जो सिंपल लाइन होती है ना उसकी जो समीकरण बनती है वो हमारे पास है ये बनती है। क्लियर है? तो अगर हम बात करें सर ए पॉइंट की, तो ए पॉइंट ये है आपके पास, अगर कोई सीधी लाइन है
और आपसे ये कहा जाए कि आप एक काम करिएगा, इसका स्लोप बताइएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास है माइनस ए अपॉन बी। ए क्या है आपके पास है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी एक्स का गुणांक है। बाई क्या है आपके पास है, बाई बी क्या है आपके पास, बाई का गुणांक है। क्वेश्चन से समझाऊंगा मैं, घबराइएगा मत। अगर सर हम बात करें किसकी, बी ऑप्शन क्या है आपके पास है, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता हम इससे निकालते हैं। जैसे दो बिंदु है आपके पास है, ये फर्स्ट है आपके पास है और ये सेकंड है आपके पास है। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता, जैसे मान लीजिए सर हमारे पास एक बिंदु यहाँ पर है और इस तरीके से एक रेखा निकल गई आपके पास है, तो इसकी जो प्रवणता निकलेगी आपके पास है, वो इसका जो स्लोप निकलेगा वो किससे निकलेगा आपके पास, सर वो निकलेगा, ये वाला याद रखना होता है, y2 माइनस y1 अपॉन आपके पास है क्या लेना है, x2 माइनस x1 से। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसी का क्वेश्चन आता है कि सर दो बिंदुओं से अगर कोई लाइन गुजर रही है तो उसका ढाल बताइएगा। तो y2 माइनस y1 आप क्या याद रखोगे, सर ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस क्या है आपके पास है, x1 है। आइएगा एक क्वेश्चन से समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक और दो पॉइंट है। यदि दो रेखाएं समांतर है तो उनकी प्रवणता, उनकी ढाल क्या होती है, बराबर होती है। दो रेखा समांतर है, आप ये बताइए ये समांतर रेखा है, अगर दो रेखा समांतर है तो इनमें ढाल दिख रहा है क्या, कहीं पर नहीं दिख रहा है। ढाल एक तरीके से ये इस तरीके से बनता है आपके पास, इसे हम बोलते हैं। तो सर ये बराबर होगा। यदि दो रेखाएं लंबवत है तो उनकी प्रवणता का गुणनफल -1 होगा। यानी कि आप ये कह सकते हो, अगर मान लीजिए दो रेखाएं कैसी हैं आपके पास है, एक दूसरे पे लंबवत है, तो इनके जो ढाल का गुणनफल होगा m1 और m2 वो होगा आपके पास -1। दोनों पॉइंटों को आप याद रखो, बस कुछ भी नहीं है इसमें, फालतू का कचरा है, आप तो इस क्वेश्चन से समझो। सर क्वेश्चन हमारे पास है, ये है 19 नंबर का। उस रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने से गुजरती है। दो बिंदुओं से कोई रेखा गुजरती है, उसकी ढाल आपसे पूछिए, उसकी प्रवणता, उसका स्लोप आपसे पूछा है कितना है। तो आप ये बताइए ढाल कैसे निकालोगे। सर ढाल निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना आपके पास, वही होता है आपके पास है y2 माइनस का y1 अपॉन होता है आपके पास है x2 माइनस का x1 होता है। ठीक है, y2 का मतलब कितना आपके पास है 6 -2, x2 का मतलब कितना 7 -4। हम ये कह सकते हैं सर ऊपर 4 बचेगा नीचे 3, तो बस यही आपका स्लोप है 4/3। बहुत इजी है, ठीक है ना। बस आपको इतना ही जानना था इसमें, और थोड़े से इसी के बारे में और कुछ जानना है तो थोड़ा सा आप ये जान लीजिए कि टाइप ऑफ ट्रेंगल्स, यानी कि त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुज कितने टाइप के होते हैं सर, अगर हम त्रिभुजों की बात करें तो त्रिभुज दो तरीके से हम इनका डिवाइड कर सकते हैं त्रिभुजों को। कैसे सर, एक कर सकते हैं बाई साइड और दूसरा वाई एंगल। यानी कि सर पहले अगर हम बात करें तो त्रिभुजों के जो प्रकार होते हैं वो होता है आपके पास है भुजा के अनुसार, भुजा के अनुसार। और दूसरा क्या है आपके पास है सर, कोण के अनुसार। ये है आपके पास है कोण के अनुसार। यानी कि सर हम एक भुजा के अनुसार बांट सकते हैं त्रिभुज को। भुजा के अनुसार कैसे बांट सकते हैं, जैसे आपके पास है ये फर्स्ट आकृति दिखाई दे रही है। फर्स्ट आकृति ये है आपके पास है कि देखो इसकी तीनों भुजाएं बराबर है। अगर तीनों भुजाएं आपके पास है बराबर है तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, समबाहु त्रिभुज कहते हैं उसे हम। तो बिल्कुल सर हम उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। हम उसे कहेंगे सर इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या कहेंगे हम उसे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, या हम ये कह सकते हैं सर वो है हमारे पास है समबाहु त्रिभुज। फर्स्ट कौन सा त्रिभुज है आपके पास है सर, ये है आपके पास है समबाहु त्रिभुज, फर्स्ट का नाम। दूसरा त्रिभुज क्या है सर, दूसरा त्रिभुज ऐसा है जिसमें दो भुजा बराबर है। अगर दो भुजा बराबर है तो उसे हम क्या कहते हैं सर, उसे हम कहेंगे आइसोलेस ट्रायंगल्स या फिर समद्विबाहु त्रिभुज। उसे हम क्या कहते हैं सर, उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ये तो आप भी जानते ही होंगे यार। और जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं हो, तीनों भुजा अलग अलग, उसे हम क्या कहते हैं स्केलेन सर ट्रायंगल, या फिर आप ये कह सकते हो विषमबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे हम इसे, अरे भाई जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं हो उसे हम कहते हैं सर विषमबाहु त्रिभुज। उसे हम क्या कहते हैं सर, उसे हम कहते हैं विषम। कौन सा बाहु है आपके पास, विषम बाहु है, विषम बाहु त्रिभुज। इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपके पास है। अलग अलग भुजाएं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। एक क्या है आपके पास, एक सी है। तीनों अलग अलग है तो सर उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अगर हम कोण के अनुसार बात करें तो कोण के अनुसार अगर हम बात करें तो जैसे आपके पास है ये कोई त्रिभुज है और इसके तीनों के तीनों ही कोण आपके पास है 90 डिग्री से छोटे हैं। अगर सभी कोण आपके पास है तीनों के तीनों 90 डिग्री से क्या है, छोटे हैं,
ये क्या लिखा हुआ कि 90 डिग्री से छोटे है। तो ऐसा जो त्रिभुज है वो क्या कहलाता है आपके पास सर, वो कहलाता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, या फिर आप ये कह सकते हो सर, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे सर न्यून कोण। इसे हम क्या कहेंगे सर, एक्यूट एंगल, या फिर हम कहेंगे न्यून कोण। दूसरी बात कि सर अगर एक कोण 90 डिग्री है, जैसे ये कोण आपके पास 90 डिग्री है, तो ये तो आप आंख बंद करके कह सकते हो सर ये समकोण त्रिभुज है। ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, ये राइट ट्रेंगल्स है, यानी हम ये कह सकते हैं सर ये है हमारे पास है समकोण त्रिभुज। कौन सा है आपके पास है, समकोण है। और अगर मान लीजिए आपके पास में इसका हैज वन एंगल 90 डिग्री से क्या है आपके पास है, अधिक है। अगर मान लीजिए एक कोण ऐसा है जो 90 डिग्री से अधिक है, जैसे यहाँ का जो कोण है ना ये 90 से भी अधिक है, तो इसे हम क्या कहेंगे सर, फिर इसे कहेंगे हम अधिक कोण। भाई 3 कोण होते हैं, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। तो ये हो गया आपके पास है अधिक कोण। ये कौन सा कोण है आपके पास सर, ये है हमारे पास है अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है। या फिर हम ये कह सकते हैं सर ये है हमारे पास है ऑब्ट्यूस ट्रेंगल्स। कौन सा है आपके पास है सर, ये है हमारे पास है ऑब्ट्यूस ट्रेंगल्स। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आप ये कहोगे सर और कोई सिंपल तरीका है क्या इनको समझाने का, है? वैसे तो सिंपल ही है, पर कुछ क्वेश्चनों से मैं समझाऊंगा। आप तो पहले क्वेश्चन पर आ जाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा आप। क्या क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, आपसे ये पूछा कि आप ये बताइए शीर्ष है द्वारा निर्मित त्रिभुज क्या होगा। इनके द्वारा जो निर्मित त्रिभुज होगा वो कौन सा होगा, समद्विबाहु होगा, समकोण होगा, या विषमबाहु त्रिभुज होगा, कौन सा वाला त्रिभुज होगा, इनसे जो त्रिभुज बनेगा। तो अब आपका काम यह है कि इनसे जो त्रिभुज बनेगा वो त्रिभुज हम बनाते कैसे है, उस त्रिभुज का पता कैसे लगाएंगे। तो देखो ये बात आप जान लीजिएगा, फिर क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेगा। हम ये मानते हैं कि सर हमारे पास ये त्रिभुज है, पहला शीर्ष कितना आपके पास है, 4 और 1 का है। दूसरा कितना आपके पास है, 1 1 का है। बहुत इजी है, टेंशन ना करें आप। ये 3 और 5 है। आप ये बताइएगा अगर हमको ये वाली भुजा निकालनी है, तो मैं आपको बता चुका था फॉर्मूला क्या है आपके पास सर। फॉर्मूला हमारे पास है, ये है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस है आपके पास है y2 और माइनस y1 का होल स्क्वायर। भाई दूरी सूत्र यही तो होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम इससे निकालते हैं। अगर हम इससे निकालते हैं तो सर अगर हम इसकी बात करें कि इसका मान कैसे आएगा, तो सबसे पहले देखिएगा 4 में से घटाओगे तो 3 आएगा। 3 का स्क्वायर कर दे सीधे ही। बताओ क्या हम सीधे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, मुझे तो एक बात बताओ सर। ये x2 है, ये x1 है। 4 में से आप 1 घटाओगे तो 3, और 3 का वर्ग कितना होता है आपके पास है 9, प्लस का निशान। 1 में से 1 घटाओगे तो 0, 0 का वर्ग कितना होता है 0। √9, √9 में से कितना बार आएगा 3। तो आप ये कह सकते हो सर ये भुजा आपके पास 3 आ गई। इसी तरीके से आप ये भुजा निकालो। कैसे निकालोगे सर, पहले हम √ का लगाएंगे निशान, √ का निशान लगाओ। 3 में से आप 1 घटाओ। भाई पहले डिफरेंस लेते हैं ना, 3 में से आप 1 घटाओगे 2, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। आगे किसका निशान आएगा, प्लस का। 5 में से 1 घटाओ 4, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा आपके पास है 16। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, सही है ना। 3 का वर्ग देखो x2 माइनस x1, 2 का वर्ग ये लिख दिया हमने, 4 का वर्ग ये लिख दिया, ये हो गया आपके पास है 20। यानी सर ये हमारे पास √20 है। √20 ही रहने दो आप। इसका मान देखो सर, इसका मान x2 माइनस x1, एक 4 है और एक 3 है। 4 में से 3 घटाओगे तो 1 आएगा, और 1 का वर्ग 1 ही होता है। तो हम ये कह सकते हैं सर 1 का वर्ग 1 ही होता है, प्लस का निशान। 5 में से आप 1 घटाओ, 5 में से 1 घटाएंगे 4 बचेगा। 4 का वर्ग कितना होता है आपके पास है 16 होता है। तो ये कितना हो गया आपके पास सर, ये हमारे पास √17 हो गया। क्या आपको नहीं लग रहा कि तीनों भुजाएं अलग अलग है। भाई पहली भुजा अलग है, दूसरी भुजा अलग है, तीसरी भुजा आपके पास ये अलग है। अगर तीनों भुजाएं अलग अलग है तो कौन सा त्रिभुज है आपके पास, बताओ कौन सा त्रिभुज है आपके पास है, विषमबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है आपके पास है सर, ये है हमारे पास है आइसोलेस त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा आपके पास है सर, अच्छा आइसोलेस तो आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज होता है ना। तो सर इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि तीनों शीर्ष निकालने के बाद हमको ये पता लगा कि ये कौन सा त्रिभुज है आपके पास, विषमबाहु त्रिभुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ जाइएगा। हमारे पास वापस से एक बिंदु है, ऐसा त्रिभुज है जिसके शीर्ष ये है। आप बताइए कौन सा त्रिभुज है, विषमबाहु है, समकोण है, कौन सा वाला है। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना सर, वापस से खूब आराम से बड़ा सारा डायग्राम बनाओ।
और इसके बिंदु के पॉइंट 1 2 है। देखो बहुत इजी है, इनकी कैलकुलेशन कितनी छोटी छोटी है। ये वैसे ही दिखने में आपको बुरे लग रहे होंगे, इसलिए ये 4 और ये 1 है। तो हम ये कह सकते हैं 3 में से आप 1 घटाओ, यानी अंतर लेते हैं हम सर परसेंट। सर 3 में से हम 1 घटाएंगे तो 2, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, प्लस का निशान। 4 में से 2 घटाओगे 2, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 8। तो सही है ना, एक बार फिर से चेक करें। 2 का वर्ग 4, बिल्कुल। तो सर इस तरीके से हम ये कह सकते हैं इसका मान √8 आएगा। ओके, इसका मान देखते हैं। 4 में से आप 1 घटाओ 3, और 3 का वर्ग कितना होता है आपके पास है 9, प्लस का निशान। ये 1 और 1 का वर्ग 1 ही है, तो इसका मान कितना हो जाएगा आपके पास √10 है। इसका मान देखो, 4 में से 3 घटाओगे तो 1, और 1 का वर्ग कितना होता है 1 होता है। 4 में से आप 1 घटाओगे तो 3, 3 का वर्ग कितना होता है 9। बिल्कुल देखो, दो भुजाएं समान है। अगर दो भुजाएं समान है तो कौन सा है आपके पास है बताओ, समद्विबाहु। कौन सा है आपके पास है, समद्विबाहु है। देखो यहाँ दिख रहा है ना आपको, कौन सा आपके पास है, समद्विबाहु है। डबल भुजा समान है आपके पास है। आइएगा क्वेश्चन नंबर आ जाइएगा 22 नंबर का। ये रहा 22 नंबर का क्वेश्चन। यदि त्रिभुज के 3 शीर्ष है तो आपको ये बताना है कि ये कौन सा एंगल है, कौन सा ट्रेंगल है। एक्यूट है, ऑप्टस है, या फिर राइट एंगल है, या नन ऑफ दीज। देखते हैं सर कौन सा है। हम सबसे पहले तो शीर्ष लिखेंगे त्रिभुज के। हम क्या लिखेंगे, शीर्ष लिखेंगे। तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष, यानी सर ये 4 0 है, ये हमारे पास है 0 0 है, और ये हमारे पास है -3 है, और ये 4 है ये। अच्छा एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये इनके बारे में जानना है, क्योंकि अभी तक के ये जो क्वेश्चंस किए थे इनमें समद्विबाहु समबाहु विषमबाहु का ऑप्शन था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना इसमें ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसमें तो डायरेक्ट दिया आपके पास है कि न्यून कोण होगा, समकोण होगा, या फिर आपके पास है ये कौन सा होगा, आपके पास अधिक कोण होगा। यानी इसमें आपको वो समबाहु ऐसा कुछ नहीं दिया, तो ये चेक कैसे करें। तो ये चेक करने का ये तरीका है सर हमारे पास है कि जैसे आपका न्यून कोण कब होता है, हमारे पास न्यून कोण जब होता है जब सर हमारे पास है जैसे सबसे छोटी एक भुजा है तो a² पहली भुजा, दूसरी भुजा है तो उसको b² मान लीजिए, तीसरी जो भुजा है c, अगर पहली भुजा का और दूसरी भुजा का वर्ग है वो तीसरी भुजा के वर्ग से अधिक आ जाता है, यानी आप ऐसे याद रखो तीसरी भुजा का वर्ग अगर इनसे कम है तो उसको न्यून कोण कहते हैं, और तीसरी भुजा का वर्ग अगर बराबर है तो वो तो समकोण होता है। समकोण की क्या कंडीशन होती है सर, समकोण की कंडीशन ये होती है a² + b² बराबर आपके पास है c² होता है, समकोण की ये। फिर अधिक कोण की क्या कंडीशन होती है, अधिक कोण की ये होती है सर हमारे पास है a² + b², और ये ग्रेटर देन आएगा आपके पास है c², यानी कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग इन दोनों के वर्ग से क्या होता है, अधिक होता है। और इसमें क्या होता है, बड़ी भुजा का वर्ग इन दोनों के भुजा से क्या होता है आपके पास से कम होता है। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं है, मत आने दो, मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। आप सबसे पहला काम ये है कि ये निकालो सर, ये हो जाएगा आपके पास √4 का स्क्वायर कितना होता है 16, दूसरा 0, तो पहली भुजा तो 4 आ गई आपके पास। दूसरी भुजा देखते हैं सर, अगर हम इनका अंतर लेते हैं, ये बात आप ध्यान रखिए, 4 का और -3 का अंतर 7 होता है, और 7 का वर्ग 49 होता है, और 7 का वर्ग कितना होगा आपके पास 49 होगा, और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा आपके पास 16 हो जाएगा। तो सर ये हमारे पास है √65 आ गया, ये कितना है √65 है, इसका मान निकालो। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा आपके पास है 9, और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा आपके पास है 16, तो इसमें से बाहर कितना आएगा 5, यानी हम ये कह सकते हैं सर ये 4 है ये 5 है, लेकिन ये 3 नहीं है, अगर ये 3 होता तो समकोण त्रिभुज बन जाता। फिर अब हमको चेक करना है सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा तो ये वाली है भाई, अगर ये 64 है तो ये 8 है, एक तरीके से 64 मान ले तब भी। तो सबसे बड़ी भुजा देखते हैं, हम देखते हैं कि इसका वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का, देखो इस बात को सुनो, सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग बाकी के दोनों के योग के बराबर है या बड़ा या छोटा है, उसी पर डिपेंड करेगा। तो हम ये देखते हैं सर, पहली भुजा का वर्ग हो जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस दूसरी भुजा का वर्ग हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और तीसरी भुजा का वर्ग हो जाएगा आपके पास √65 का स्क्वायर। √65 का क्या हो जाएगा आपके पास स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ बराबर का निशान आप लगा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ आप ऐसे कॉमा लगाओ, क्योंकि इनको तो जोड़ना है ही है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 16, और ये कितना हो जाएगा 25, 16 और 25 कितना हो जाएगा 41। तो सर इनका टोटल तो आपके पास 41 हो रहा है, और इसका कितना हो रहा है आपके पास 65 हो रहा है। यानी आप ये कह सकते हो कि सर ये
तीसरी भुजा बड़ी है, तीसरी भुजा का वर्ग बड़ा है। आप ये बताइए मैंने कहाँ पर लिखा है ये, आप ये बताइए तीसरी भुजा का वर्ग अगर बड़ा हो जाता है तो वह कौन सा होता है आपके पास है? सर हमारे पास है अधिक कोण होता है। कौन सा होता है आपके पास? अधिक कोण। किस ऑप्शन में आपके पास है? सर ये हमारे पास है ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। क्लियर है आपके पास? इसका मतलब क्या हो गया आपके पास है? सर ये अधिक कोण है। ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन, आराम से तसल्ली पूर्वक आप करिएगा, होमवर्क है आपका, आपको आंसर देना है। तो इस तरीके से हम 3 टाइप कर चुके हैं। अब आता है हमारे पास है टाइप नंबर 4, जो कि आपको पढ़ना बिल्कुल अनिवार्य है। अगर आपकी ग्रुप डी की एग्जाम है, अगर आपकी ग्रुप डी की एग्जाम है 3 तारीख से, तो आप इस टाइप को कभी भी छोड़ करके नहीं जाओगे, आपको ये टाइप जरूर पढ़ना है। ठीक है ना? क्या है आपके पास? सर त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपको निकालना है। त्रिभुजों का क्षेत्रफल, जैसे आपके पास है एक ये शीर्ष दे रखे हैं, आपको इसका क्षेत्रफल बताना है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। कैसे? देखो एक ट्रिक्स के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। कभी भी अगर आपसे किसी भी चीज का क्षेत्रफल पूछे, चाहे त्रिभुज का पूछे, चाहे आपके पास है चतुर्भुज का पूछे, किसी का भी पूछे, मैं एक तरीका बता रहा हूं जिससे इनके सबके आ जाएंगे। ये जो आपके पास है उत्तल पंचभुज है, ये जो आपके पास है जितने भी भुज है ना, इन सब के आपके पास एरिया आ जाएंगे एक ही तरीके से। तो वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के द्वारा। आपको इनके जो निर्देशांक है ना, उनको लिखना है। कैसे लिखना है? 2 लिखो, 4 लिखो, उसके बाद कितना आपके पास, अगले का कितना आपके पास है? 0 है, 0 है। अगले का कितना आपके पास? माइनस का 3 है और 6। कोई परेशानी हुई यहाँ तक? नहीं हुई ना? अब जो फर्स्ट ही फर्स्ट निर्देशांक है शीर्ष के, उसको दोबारा लिखोगे। 24 है ना आपके पास, इसको आप वापस से लिख दो, बस आपका आंसर आ गया। आपको करना क्या है? पहले शीर्ष लिख लो 1 2 3, और जो ऊपर ऊपर का शीर्ष है उसको दोबारा लिखो। इसके बाद आपको करना क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है? इसको तो इससे करना है और लिखते जाओ। इसको इससे गुणा करोगे तो 0, इसको इससे गुणा करोगे तो 0, और इसको इससे गुणा करोगे तो -12। लिख दिया आपने? ठीक है। यानी कि सर सबसे पहले हम इस तरीके से उतरेंगे, अब आप इस तरीके से उतरिएगा। इसको इससे गुणा करो 0, इसको इससे गुणा करो 0, सामने लिखो ताकि पता रहे। इसको इससे गुणा करेंगे तो 12, इससे गुणा करेंगे तो 12। तो सर अब इसका टोटल करो पहली वाली लाइन का 12, और इसका टोटल करो 12। अब बताओ -12 में और +12 में कितना अंतर है? इनका डिफरेंस लेना होता है। सर -12 और +12 में 24 का अंतर होता है। भाई आप अंतर लेना मैंने सिखा दिया है, तो आप ये कह सकते हो सर इनका अंतर 24 है। अब 24 में आपको करना कुछ नहीं है, 2 का भाग दे देना, आंसर आ जाएगा 12। किस ऑप्शन में आपके पास? सर हमारे पास बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। ऐसे करना है, समझ गए? उनका अंतर लेकर के उसका क्या करना है? आपको आधा करना है। अगर नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं है, आप एक बार फिर से समझिएगा। यहाँ से त्रिभुज का एरिया बताना है, पहला वो क्वेश्चन है आपके पास। आप सबसे पहले लिख लीजिएगा, 0 लिख दीजिएगा, 2 लिख दीजिएगा, 2 लिख दीजिएगा, 3 लिख दीजिएगा, 3 लिख दीजिएगा, 1 लिख दीजिएगा। फर्स्ट को 2 बार रिपीट करो, ठीक है। इसको इससे गुणा करो 0, इसको इससे गुणा करो 2, इसको इससे गुणा करो 6, ठीक है, कर दिए टोटल। इसको इससे गुणा करो 4, इसके सामने ही लिखो ताकि पता रहे। इसको इससे गुणा करो 9, इसको इससे गुणा करो 0, कोई बात नहीं। इस लाइन का टोटल 8, इस लाइन का टोटल 13। आप बताओ कितने का अंतर है? बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाओगे 5 का, 5 का आधा कितना होता है आपके पास? है 2.5। किस ऑप्शन में आपके पास है? सर हमारे पास सी ऑप्शन है। क्या दिक्कत है आपको? किसी भी तरह कोई समस्या है आपको? नहीं है ना? तो बस यही अपनाना। आपको कोई भी हो, चाहे चतुर्भुज हो चाहे कुछ भी हो, ये चतुर्भुज है आपके पास, लेकिन ये मैं आपको होमवर्क दूंगा। क्यों दूंगा होमवर्क? क्योंकि मैं आपको कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। ये तो आपको होमवर्क है 26 नंबर का। 26 नंबर को आप कब करोगे? जब, अच्छा एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 से पहले 28 से पहले 29 नंबर का कर लेते हैं, ताकि वो जो आपको होमवर्क दिया है ना, वो अच्छे से आपको समझ में आ सके कि आखिरकार मैंने वो होमवर्क आपको क्यों दिया था। ठीक है, क्या है आपके पास? है सर उत्तल पंचभुज के शीर्ष इतने इतने हैं, पंचभुज का एरिया बताओ। मैंने कहा चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे कोई सा भुज हो, तरीका आपका सेम लगेगा। तरीका क्या लगेगा आपका? सेम लगेगा। जैसे हम इस क्वेश्चन से और क्लियर करते हैं। पहले निर्देशांक कितने आपके पास है? 0 0। अगले कितने हैं आपके पास? है सर 6 और 0। अगला ये राइट लिखना भाई, अगर आपने गलत लिख दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 8 3, और ये है आपके पास है 4 7, और ये है 0 4। और फर्स्ट वाले को दोबारा रिपीट करोगे इस तरीके से। क्लियर है? 1 2 3 4 5, और अब 6 हो गए ना।
अब करना कुछ नहीं है, बस आप इस तरीके से गुणा करते जाओ। पहले ये तो 0, ये आपके पास है 18, ये आपके पास है कितना 56, ये आपके पास है कितना 16, और ये कितना आपके पास है 0। क्लियर है। अब की बार यहाँ लिखोगे आप, ये 0, ये 0, और ये 12, ये 0, और ये 0। क्लियर है। इस लाइन का टोटल करो आप। सर इस लाइन का टोटल करेंगे 6 और 6 12, 12 और 8 20, हासिल की 2 लग जाएगी यहाँ के पास। ये हो जाएगा यहाँ के पास है 6 7 और 2 90, और ये कितना हो रहा है आपके पास है 12 हो रहा है। अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास है सर, ये आएगा हमारे पास है 10 घटा दोगे तो कितना 80 78 आएगा। कितना आएगा हमारे पास 78। अब सर हमको करना कुछ नहीं, इसका भी तो आधा करना होता है ना। इसका आधा करोगे तो 3 और 9 किस ऑप्शन में आपके पास है, जो कि आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। बताओ क्या आपको समस्या आएगी। मैंने होमवर्क दिया था, चतुर्भुज के शीर्ष ये रहे आपके पास है। ठीक है। अब तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ यार शायद आप कर ही लोगे, क्या ही दिक्कत है इसमें, क्यों फालतू मेरा टाइम खराब करवा रहे हो। जो तरीका था मैंने बता ही दिया आपको कि क्या तरीका है। तो ये भी होमवर्क है, खुद प्रैक्टिस करना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एग्जाम आ रही है, इस टाइम में ध्यान रखिए ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। टाइप नंबर 5 हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले 1-2 क्वेश्चन और हमने छोड़ दिए। ये वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है आपके पास है सर, 27 नंबर का ये है आपके पास है, शीर्ष वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको इतना दिया तो पी का मान बताना है। मतलब इस क्वेश्चन ने क्या दे दिया, एक जगह पी लिख दिया, तो आप पहले निर्देशांक लिखो। सर ये 3 और माइनस के 2 है, ये 2 है और ये कितना माइनस का 3 है, ये पी है और ये माइनस का 4 है। आपको करना क्या है, ये माइनस के ये डॉट है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये अलग अलग निर्देशांक है ना। ऊपर वाले को 2 बार रिपीट करना है, ऊपर वाले को 2 बार क्या करना है, रिपीट करना है। ठीक है। इसके बाद इस लाइन का गुणा, ये कितना आपके पास है सर, ये हमारे पास माइनस का 9 है, ये कितना आपके पास माइनस का 8 है, और ये कितना आपके पास है सर, इसको इससे गुणा करेंगे ना तो ये p-2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपके पास p-2। अब गुणा करो, इसको इससे गुणा करोगे तो 4, इसको इससे गुणा करोगे तो सर p-3, p-3, इसको इससे गुणा करोगे तो माइनस के 12, माइनस के क्या है आपके पास है 12 है। अब आप इनको जोड़ करके लिखिएगा। जैसे ही हम इनको जोड़ेंगे ना सर, तो ये हमारे पास है 17 और 2 19, यानी सर हमारे पास है p-19 हो गया ये तो। और ये कितना हो जाएगा आपके पास है सर, ये हो जाएगा हमारे पास है p-19 ही हो रहा है क्या। ये हमारे पास कितना हो रहा है सर, ये हमारे पास हो रहा है 16, 16 और 3 19, सर p-19 ही हमारे पास इधर हो रहा है। ठीक है। अब आपको करना क्या होता है सर, हमको इनका अंतर लेना है। अंतर लेना है तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ हम जैसे ही माइनस लगाएंगे हमारे पास पी से पी कट जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास है क्या माइनस प्लस, यार ये तो 0 हो गया टोटली। ओहो ओहो, एक जगह पता है हमने क्या किया है, इनका क्षेत्रफल आपके पास 8 वर्ग इकाई है। इनका जो क्षेत्रफल है ना वो कितना हमारे पास है सर, वो 8 वर्ग इकाई है, उसका भी तो हमको यूज करना है। यानी हम ये कह सकते हैं, चलो भाई एक बार दोबारा से करना पड़ेगा, कैलकुलेशन चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि क्षेत्रफल हम लास्ट में लिखते हैं। क्षेत्रफल को हम कहाँ लिखेंगे सर, इनका जो भी आएगा ना उसमें 2 का भाग दे करके और बराबर में 8 करेंगे। ये है इसका लास्ट वाली लाइन का तो अर्थ। भाई जो भी हमारे पास इनके मान आएंगे, उनके मान को यहाँ जोड़ करके और 2 का भाग देंगे, तभी जा करके तो ये आएगा। हम जोड़ते हैं ना उनको, उनका अंतर लेते हैं हम, तो अंतर लेते हैं तो यहाँ अंतर क्या आ गया, इनका 0 आ गया, क्योंकि p-16 p-19 दोनों में था। लेकिन शायद हमने कैलकुलेशन कहीं गलत करी है। 3 2 2 3 p और 4, और उसको डबल बार हमने रिपीट किया। इसको इससे गुणा करेंगे सर माइनस का 9 आएगा, इसको इससे गुणा करेंगे सर माइनस का 8 आएगा। ओहो क्या हुआ भाई, देखिए मैंने तो सिर पकड़ लिया कि इतनी सिंपल गलती मैं कैसे कर सकता हूँ। जब हम इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 2p आएगा। आप कृपया करके आप नहीं करें ये गलती। जब हम इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो सर ये आएगा माइनस का 2 और p आएगा साथ में। क्लियर है ना। अब देखिए इसको इससे गुणा करो तो कितना आएगा आपके पास 4 आएगा। इसको इससे गुणा करेंगे तो सर ये आएगा माइनस का 3p, माइनस का 3p। इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास सर, हमारे पास आएगा माइनस के 12। अब क्लियर है। तो इस तरीके से हम इनको जब टोटल करेंगे तो माइनस का 2p और माइनस के 17, ये फर्स्ट का तो ये हो गया आपके पास, कोष्टक में लिख दो आप इसको।
इसको देखिएगा सर, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास है माइनस का 3p और माइनस का 16। आपको पता है हमको क्या करना होता है सर, हम क्या करते हैं इनका अंतर लेते हैं और अंतर में हम किसका भाग देते हैं 2 का, और इसको पूरे को हम बराबर किसके करेंगे, बराबर करेंगे हम 8 के, तो 8/1 मान लीजिए। अब आप देखिए ये माइनस है माइनस प्लस हो जाएगा, अगर ये प्लस हो जाएगा तो प्लस का तो 3p है, माइनस का 2p है, तो केवल और केवल क्या बचेगा, प्लस का p बचेगा। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा, 1 बचेगा, बट्टे में क्या है 2 है, 8/1 है। तो सर p माइनस 1 बराबर 16 है, तो p का मान कितना आएगा आपके पास, इधर जाता ही प्लस का 17 हो जाएगा। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर करेक्ट आंसर ये है। अब आई ना गाड़ी बैलेंस में अपन की, तो ऐसे तरीके से बनाओ, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आइएगा एक और क्वेश्चन हम करते हैं, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपको कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं। इसको भी ऐसे ही करेंगे, कोई बात नहीं है। पहला शीर्ष क्या है आपके पास, ए है, और अगला है सर हमारे पास बी प्लस सी, गुणा करते टाइम गलती मत करना। अगला है आपके पास ए, और ये है आपके पास बी माइनस सी। अगला है आपके पास माइनस का ए, और ये है सर हमारे पास सी, ए और ये सी। जो फर्स्ट है उसको आप डबल बार रिपीट करिएगा, ए और ये हो जाएगा आपके पास बी प्लस सी। इसको आप इससे गुणा करोगे, जैसे ही हम इसको इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास ए बी और माइनस हो जाएगा ए सी, ए बी माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास ए सी हो जाएगा। इसको हम इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। इसको हम इससे गुणा करेंगे तो माइनस का ए बी और ये हो जाएगा आपके पास माइनस का ए सी हो जाएगा। फर्स्ट लाइन तो ये हो गई आपके पास। अगली वाली लाइन हमारे पास कुछ इस तरीके से चलेगी, तो सर ये ए बी और प्लस का ए सी कैसे आया, मैंने इसको गुणा किया है, फिर आप इसको इसके साथ गुणा करोगे तो माइनस का ए बी और प्लस का ए सी, ठीक है। फिर हमारे पास लास्ट बचता ये है, हमारे पास प्लस का क्या आएगा, ए सी आएगा। पहले तो आप इनकी काटापीटी करो, इस लाइन को सॉल्व करो। सर जैसे ही हम इस लाइन को सॉल्व करेंगे, देखो ये कटेगा माइनस का है और ये प्लस का है, क्योंकि जोड़ना है ना हमको, ये कटेगा सर हमारे पास ए सी से ए सी कटेगा, तो माइनस का ए सी आएगा इसमें, तो इस वाले में माइनस का ए सी आएगा, इस वाले में ए बी से ए बी कटेगा, और ये 3ac हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3ac। अब आपको पता है इनका अंतर लेना होता है हमको, इसका अंतर कितना हो जाएगा आपके पास है 2ac हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके पास है 2ac, आपके पास है इनका क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। इनका अंतर 2ac नहीं हो जाएगा, इनका अंतर हो जाएगा 4ac। कैसे हो जाएगा सर, अंतर लेना तो ये माइनस की संख्या है, तो माइनस की संख्या तो ये माइनस का हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास ये कितना हो गया, सर हमारे पास हो गया 4ac। अब 4ac है, इसका आधा करिए आप, क्योंकि अंतर लेना है ना आपको, इसमें से आप ये घटाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो सर हमारे पास है 2ac एकदम राइट आंसर है, जो कि किस ऑप्शन में, जो कि आपको इस ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, आप ये मत कर दीजिएगा कि सर आपको इनका अंतर लेना, तो ये माइनस का 3ac ले लिया ना, माइनस का 4ac कर दिया। माइनस में कभी भुजाएं नहीं होती है ना, माइनस में एरिया आता है, माइनस में एरिया कभी नहीं आता, ध्यान में रखिएगा। और आप कह दो कि सर 2 का भाग दिया माइनस का 2ac, एरिया माइनस में नहीं चलता है, बल्कि हमको इनका अंतर लेना तो 4ac का है, 2 का भाग देते 2ac हो गया। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप त्रिभुजों के जो एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको गलत नहीं करोगे। अगर नहीं करोगे तो आ जाइएगा आप टाइप नंबर 5 पर। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, अगर आपका ग्रुप डी का पेपर है तो आप इस टाइप को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हो, टाइप नंबर 5 को। टाइप नंबर 5 में कहानी बहुत बड़ी है, लेकिन रिजल्ट बहुत जीरो है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कि पूरी कहानी क्या है। सर टाइप नंबर 5 में क्या है, त्रिभुज के केंद्र की बात करें तो सर वैसे तो इसमें अंतः केंद्र, लंब केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक बहुत कुछ होता है, लेकिन आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज पढ़नी है, और वो पढ़ना आपको सेंट्रोइड यानी केंद्रक पढ़ना है। केंद्रक क्या होता है, जैसे ये त्रिभुज है तो ये केंद्रक है इसका, ये इसका सेंट्रोइड कहलाएगा। अब ये कैसे निकलेगा, अरे भाई बीच की संख्या हम कैसे निकालते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या से। कोई भी चीज है हम बीच की संख्या निकालते हैं तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो सेंट्रोइड केंद्रक निकालोगे राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग किसका, सर पहली राशि x1, अगली x2 और x3, तो हम ये कह सकते हैं सर ये हो जाएगा हमारे पास है x1 प्लस x2 प्लस x3
क्या है हमारे पास है x3 और बाकी इसका देना आपको 3 का पहला निर्देशांक आ जाएगा। दूसरा y1 प्लस y2 और प्लस y3 और 3 का भाग दे दो, बस काम हो गया। इतना सा काम करना कुछ है ही नहीं है, ठीक है ना। बाकी ये सारी चीजें हैं, इनको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इनका कोई रोल अपन के यहाँ पर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ केंद्रक के बारे में पढ़ना है, जिसका क्वेश्चन कैसे बनता है आपके सामने है। चाहे इसको कर लो चाहे आप इसको कर लो। चलिएगा इससे कर लेते हैं हम ये, फिर मैं आपको होमवर्क दे दूंगा 31 नंबर का, ठीक है ना। चलिएगा सर हम इसे कर लेते हैं, क्योंकि हमसे ये पूछा है कि आप ये बताइए त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक कितने हैं। अरे केंद्रक का मतलब ही औसत निकालना, निर्देशांक का मतलब कोई मध्य की संख्या ऐसे निकालनी है, मतलब आपको औसत निकालना है। तो आप ये कह सकते हो सर सबसे पहले x1 x2 x3 ये कितना हो जाएगा सर, ये 8 और 10 18, 18 में बाकी इसका देना 3 का। और आगे चलिएगा सर 4 12 12 12 24, 24 में बाकी इसका देना 3 का। तो ये 6 और ये 8, किस ऑप्शन में 6 और 8, बी ऑप्शन में। देखो कितना हाफ इजी क्वेश्चन हो गया। अब ये होमवर्क है, अगर हाफ इजी हो गया तो, या फिर कर ले क्वेश्चन को अपन कर लेते हैं। चलिए सर ये 8 और 12, 12 बटे कितना 3 का भाग देना होता है, 2 का मत दे देना आप। और सर ये माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, तो माइनस का 5, माइनस का 5 और प्लस का 2, माइनस का 3, तो माइनस का 3 बटे 3। तो आप ये कह सकते हो ये 4 और ये माइनस का 1, तो 4 माइनस का 1 किस ऑप्शन में आपके पास है, सी ऑप्शन में। ये हम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन फिर से लेते हैं। सर अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये रहा, आप कोशिश करिएगा। आप बताइए इसमें एक तरीके से हम ये कह सकते हैं सर हमको किसका मान पूछा है। अच्छा मान इसका पूछा है, यानी आपको x का भी मान निकालना पड़ेगा, आपको y का मान निकालना पड़ेगा, तब आप यहाँ रखोगे, तब आप यहाँ पर रखोगे। चाहे तो x का मान से पता कर सकते हो, क्योंकि x के मान सब जगह अलग अलग है। तो हम पहले x का मान निकाल देते हैं। देखिए इस बार एक तरीके से हम ये कह सकते हैं ABC के तीनों शीर्ष इतने हैं, मतलब ये केंद्रक है, ये केंद्रक है। क्या मैं ये कह दूं कि ये केंद्रक नहीं है, ये औसत है, ये औसत है, ये पहला औसत है, ये दूसरा औसत है। तो पहला औसत क्या है आपके पास है 3.5 है, और औसत बराबर क्या होता है सर, राशियों का योग राशियों संख्या। पहला औसत है तो पहली संख्या क्या है आपके पास है x है, दूसरी संख्या क्या है आपके पास है 3 है, और तीसरी संख्या क्या है आपके पास है -6, और बाकी इसका देना 3 का। क्योंकि देखो अगर आप इसको ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे करो सर, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या, लेकिन तीसरी संख्या का मान कितना -6, आंसर आ जाएगा। इसको तो इससे गुणा करो, कितना हो जाएगा आपके पास है 10.5 बराबर ये x, इससे सॉल्व करोगे तो -3, -3 इधर आते किसका हो जाएगा +3, तो ये हो जाएगा 13.5, 13.5 यानी x का मान 13.5 है। तो वो ये कह रहा है कि सर x में आपको 3 जोड़ना है, तो 13.5, 13.5 में आप 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास है सर, इसमें 3 जोड़ोगे तो आपके पास हो जाएगा 16.5। तो 16.5 एक ही ऑप्शन में, बाकी ऑप्शनों में ही नहीं है। आप निकालना चाहो, अगले को निकालना चाहो तो अगले को कर लो। कैसे करोगे सर, अगला है आपके पास है 4.5 औसत बराबर, अगली संख्या जुड़ेगी आपके पास 5 -4 और प्लस का y और बट्टे में 3 है, गुणा कर दीजिएगा। सर ये 12, 12 और 1.5 कितना हो जाएगा, 12 और 1.5 13.5, बिल्कुल सर ये हो जाएगा 13.5 बराबर का निशान। ये कितना आपके पास है 1 + y, इधर आता ही तो ये 12.5 बच जाएगा। यानी सर y का मान आपके पास है 12.5 है। अगर y का मान 12.5 है तो आपसे पूछे कि y -4 का मान बताइएगा, तो सर हम ये कह सकते हैं y -4 यानी कि, चलिएगा ऐसे करो, y का मान रखो 12.5, 12.5 में से आप 4 घटा दो 8.5 बचेगा, कितना बचेगा 8.5, किस ऑप्शन में, बिल्कुल 8.5, ठीक है ना। ऐसे करना होता है आपको क्वेश्चनों को सॉल्व, यानी कि जो टाइप आपके ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे ना, ऐसा लग रहा है कि वही टाइप सबसे सिंपल है। अगर आप देखोगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। फिर देखिएगा कितना डिफिकल्ट आपको चैप्टर लगता था, और हमने कुछ नहीं किया, 1.5 घंटे में ऑपरेशन कर दिया इसका। यदि 3 2 एक त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक है जिसके शीर्ष इतने 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 हैं, तो पी का मान बताइएगा कि पी के मान कितने होंगे। केंद्रक के, एक त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक है, मतलब औसत कितना आपके पास है 3 है, पहला औसत 3 है। तो औसत बराबर क्या होता है सर, राशियों का योग और राशियों की संख्या, पहली संख्या को जोड़ दो। पहली संख्या कितनी है 0, अगली संख्या कितनी है -2, अगली संख्या कितनी है आपके पास है p, और बट्टे में कितना आ जाएगा आपके पास है 3, 3 कितना हो जाएगा 9, बराबर हो जाएगा -2 + p।
आप बताइए इधर आते किसका हो जाएगा आपके पास प्लस का, कितना हो जाएगा 11, 11 बराबर पी। और पूछा क्या है, पी का ही मान पूछा है, केवल पी का मान कितना आपके पास है 11 है। तो इस तरीके से हमने ये वाला पॉइंट भी पढ़ लिया है, टाइप नंबर 5 वाला। और रेलवे में जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिया, इतने ही क्वेश्चन आए थे। एक और ग्रुप डी में क्वेश्चन आया था, वो मैंने आपको सॉल्व नहीं करवाया। उसमें ये कह रखा था एक चतुर्भुज है, उसके आधे में गाय चराई गई है, तो और आधे में जिसमें गाय चराई गई है ना उसके निर्देशांक दे रखे, उसका क्षेत्रफल पूछा था। तो चतुर्भुज में अगर आधा आप काट दोगे, कोई चतुर्भुज था इस तरीके से, उसमें ये दे रखा है एक सर एक चतुर्भुज है इस तरीके से, तो उसमें आधे में गाय चराई गई है, तो आधे के निर्देशांक उसने दे रखे हैं यहाँ के यहाँ के यहाँ के। तो मतलब उसमें क्या दे रखा है, ये दे रखा था कि एक चतुर्भुज है जिसके चारों निर्देशांक है आपके पास है, उसमें आधे में गाय चराई गई है। तो आधे में गाय चराई गई तो एक तरीके से आधा हमने काट दिया था, उसके बाद एक त्रिभुज उसमें से बन जाता है। तो पूरे का चतुर्भुज का एरिया निकाल करके और उसका आधा कर दो। चतुर्भुज का एरिया कैसे आता है, चतुर्भुज का एरिया यहाँ से आएगा, देखो ये चतुर्भुज का एरिया अगर आप निकालने को आ जाए ना, वो क्वेश्चन टाइप मैंने यहाँ किया नहीं है। देखो ये टाइप नंबर 4 में ये तो किए थे यार अपन ने, ये टाइप नंबर 4 ये रहा, देखो ये चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है, ये रहा चतुर्भुज, ये रहा चतुर्भुज। तो चतुर्भुज का एरिया कैसे निकालना है सर, चतुर्भुज का एरिया वही तरीका जैसे देखो हमने तो पंचभुज का निकाल दिया, तो वो क्या चीज है चतुर्भुज का। ठीक है, तो ये थी आपके पास आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगे एक प्यारा सा कमेंट्स आप जरूर करिएगा, क्लास को लाइक करना आप नहीं भूले। फिर मिलेंगे आपको एक नए चैप्टर के साथ में। हाँ, अगर आप इसी तरीके से मुझसे कंप्लीट कोर्स करना चाहते हो तो प्ले स्टोर पर जाके आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, उपकार क्लासेस जयपुर के नाम से। बहुत ही शानदार तरीके से वहाँ पर हमने कोर्स डिजाइन किया है। आप चाहे तो उसमें रिकॉर्डेड कोर्स खरीद सकते हो जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, कंप्लीट अर्थमेटिक मिलेगी, कंप्लीट आपको एडवांस मैथ मिलेगी, बिल्कुल अपडेटेड फॉर्मेट में। ठीक है, और आप ये चाहते हो नहीं सर हम धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ना चाहते हैं, आप डेली 2 क्लास 1 क्लास अपलोड करते रहे और हम पढ़ते जाए, तो उसके लिए उसमें मैथ स्पेशल 4.0, रेलवे मैथ स्पेशल 4.0 उसे आप परचेज कर सकते हो। आप ये चाहते हो सारी क्लासें एक साथ मिले, तो उसमें है रेलवे रिकॉर्डेड बैच के नाम से, रेलवे एग्जाम्स रिकॉर्डेड बैच है, उसे आप परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।